टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि फ्राइडे को आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो कि आप वीकेंड के ऊपर कर सकते हैं, वीकेंड आप अपना कितनी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि आपको ये बात बताऊं कि कभी कभी हमें अपना जो वीकेंड है वो किसी सोशल कॉज में, किसी चैरिटी में, किसी की मदद करने के लिए भी वक्फ करना चाहिए। बहुत सारे हमारे इस तरह के रिश्तेदार होते हैं जो कि मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं, और आजकल जिस दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, जिस तरह की हमारी इकॉनमी है, कितने सारे लोग हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं क्योंकि कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, क्या क्या चीज़ें बंद हो गई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बेरोज़गार हैं। ये जो अभी हफ्ता आ रहा है, आपने इन 2-3 दिनों को ज़ाया नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि किसी पुराने रिश्तेदार के जाए जाके पता करें, अगर अल्लाह ताला ने आपकी वो इस्तिताअत की हुई है कि आप लोगों का ख़याल कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के घर के अंदर राशन पहुंचा सकते हैं, आप पता कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं आज जो कि जॉबलेस हैं, नहीं जॉब मिल रही, काम नहीं कर पा रहे, और अगर जॉब है भी तो उनकी जो सैलरीज़ हैं वो कभी नहीं मिल रही होती हैं, कभी इतनी मुख्तसर सैलरीज़ होती हैं कि बेरली गुजारा हो रहा होता है। तो कभी कभी हम लोग इंतज़ार में रहते हैं कि कोई हमें आके पूछेगा तो हम उसकी मदद करेंगे। कभी कभी हमें भी पूछना चाहिए लोगों से, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जिनका सबसे पहले हक बनता है कि क्या उनके घर के हालात सही हैं। इतनी सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जिनके घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं और जो वालिद साहब हैं वो काम नहीं कर रहे, जॉब चली गई या कोई बीमारी आ गई, कोई हादसा पेश आ गया और ज़िंदगी की वो दोबारा से रेल पेल नहीं रही जैसे पहले थी। वहाँ पर आपका जो आपका फ़र्ज़ है वो वहाँ पे उजागर होता है कि आप जाएं, पता करें। अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे रंग भरे हुए, और हमारी दुआ है कि आपकी सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला खुशियाँ और रंग ता हयात भरे रहे, हमेशा सेहत रहे, खुश रहे। लेकिन अगर कोई चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहा है तो उसकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि जो बांटने में खुशी मिलती है और जो बांटने से आपका रिस्क मल्टीप्लाई होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। तो ये छोटी छोटी अच्छी बातें हम आपको बताते रहते हैं, और बताते भी इसलिए क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे भी ये प्रैक्टिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ये टीम के सारे बेहतरीन लोग इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना भी आप शेयर करेंगे उतनी अल्लाह ताला आपकी केयर करेगा, और आपके पास वापस भी उतनी ही फोर्स से आता है जितनी फोर्स से आप ये औरों तक पहुंचा रहे होते हैं। तो इस वीकेंड को ज़ाया नहीं करना, एक सोशल कॉज के लिए अपना ये वीकेंड आप वक्फ कीजिए। अब आपको पता है एक सोल अवेकनिंग भी होती है, कभी कभी ये भी पता चलता है कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी में ये कमी थी या नहीं है। एक और मैं बहुत ही पते की बात आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे इंस्टाग्राम के DM के अंदर एक मैसेज आता है खातून का। उन्होंने लिखा मेरी उम्र, उन्होंने अपनी एज बताई, बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं सारा वक्त घर पे होती हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ज़िंदगी में क्या करें। ये वो वक्त होता है कि जहाँ पर आप इस तरह के इदारे ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आपको कोई हुनर सिखाया जाता है। देखिए, सीखने की कोई एज नहीं होती। अगर कभी आप अपने बचपन में चाहती हो कि मैं गिटार बजाना सीखूं या कोई और काम करना सीखूं, तो ये वो वक्त आ गया कि आप दोबारा से कॉलेज या स्कूल ज्वाइन कर लें। जो आपको लोग हंस के कहते हैं ना कि अरे अब तुम क्या ये काम करोगी, अरे अब क्या पढ़ने के लिए जा रही हो, ये कोई उम्र है काम करने की, वो सब बेवकूफ़ लोग हैं। आप उनसे कहें तुम भी मेरे साथ ज्वाइन करो। सीखने की कोई उम्र, कोई कैद, कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप कभी भी कुछ भी सीख के अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। आप कोई भी, अगर आप अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं तो आप किसी भी मुतवस्सित तबके का स्कूल एज ए टीचर ज्वाइन कर सकती हैं। आप सोचें, आप अपने तजुर्बे से, अपनी तालीम से, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से उन मासूम नए बच्चों को क्या क्या सिखा सकती हैं जो कि शायद वो कभी भी अपने स्कूल से ना सीख पाएँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमें सोचनी चाहिए। आपका वक्त भी अच्छा गुजरेगा। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना कि शेयर करने से जो आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है, वो शेयरिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती। कभी कभी वो शेयरिंग अपनी फीलिंग्स की भी होती है, कभी कभी अपने हुनर की होती है।
अगर आप अपना हुनर किसी को सिखाएंगे तो आप सोचिए आपने कैसा दरख्त लगाया जो कि सारी ज़िंदगी फल देगा और पता नहीं उसके उस दरख्त के फल कौन कौन खा रहा होगा। तो एक सदका जारिया होता है अगर आप अपना हुनर किसी के हाथ में दें। तो ये जो वीकेंड है, इस वीकेंड को ज़ाया नहीं करें, एक ज़िंदगी का मकसद ज़रूर हासिल करें, गोल्स अपने डिफ़ाइन करें। और गोल्स वो नहीं होते कि मैं ये करूँगी तो मेरे पास इतना करोड़ों रुपया आ जाएगा। पैसा आपकी किस्मत में आएगा। आपको अपने काम से लगन होनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए और मकसद हमेशा अच्छे और नेक रखें कि कोई आपके उस मकसद से फ़ायदा उठा रहा हो। आज का बड़ा ज़बरदस्त शो आपके लिए लाइन अप किया है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ उनसा शाह होंगी, शेफ़ नौरीन होंगी, डॉक्टर बिल्किस होंगी और बहुत सारे सरप्राइजेज होंगे। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खबती रोज रात। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट उनसा शाह ने। और उनसा अब हमें बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। ठीक ठाक है। तो आने वाला हफ्ता जो है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? एरीज टू पाइसेस। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की और पहले लव लाइफ की बात करेंगे, चाहे आप रिलेशन में हैं या इन लव हैं या सिंगल हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। शुरू में ही तलवारें नज़र आ रही हैं, तो लड़ाई झगड़ा, यानी कि तलवारों की जब भी बात होती है तो लड़ाई झगड़े की बात होती है। एरीज वालों का किसी के साथ, आपका पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं और शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है और आपने गिव अप कर दिया है, अब बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई है कि ये चीज़ें जो हैं शायद आपकी लाइफ में ठीक ही नहीं होंगी, शादीशुदा मामलात आपके अच्छे नहीं चल रहे, पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं या आप सेपरेटेड हैं या डिवोर्स इश्यूज़ हैं, जो भी वॉटेवर जो एरीज़ वालों की लाइफ में चल रहा है, तो ये कार्ड सपोर्टिंग कार्ड भी होता है। यानी कि कुदरत की सपोर्ट आपके साथ है, कोई चाहे आपके साथ हो या ना हो, लेकिन नेचर की सपोर्ट आपके साथ है। तो आपने दोबारा से हिम्मत नहीं हारनी, गिव अप नहीं करना है, दोबारा से खड़े हों, हिम्मत करें और दोबारा से अपनी ज़िंदगी की जो जंग है वो आपने लड़नी है। और उसके साथ अगर घर में किसी के साथ बहस होती है तो कोशिश करें वो लड़ाई जो है वो लंबी ना हो, वो ज़्यादा तवील ना हो और उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दें। अगर करियर की बात करेंगे, करियर जो के हवाले से एरीज़ वालों के थोड़े बहुत डिलेज़ हो सकते हैं, जैसे जॉब के हवाले से, कारोबार में जो है वो डिले हो सकता है, कोई चीज़ वक्त पे नहीं हो रही, पेमेंट्स आपको वक्त पे नहीं मिल रही हैं, कोई चीज़ आपको ख़रीदनी है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी है तो आपने जो है दोबारा ये एक अपनी कोशिश जारी रखें। अगर चीज़ें स्टक हो जाती हैं, डिले होती हैं, तो भी आपने अपनी कोशिश, एफ़र्ट जो है वो जारी रखेंगे और जल्द खुद ही इस चीज़ से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। हेल्थ के हवाले से एरीज़ वालों को अपनी सेहत का ख़याल रखना चाहिए। थोड़ी हेल्थ के हवाले से इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मेंटल या इमोशनल इश्यूज़ हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, दिल जो है किसी चीज़ में लग नहीं रहा, या कोई भी ऐसी स्ट्रेस आपको हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। तो कोशिश करें कि खुश रहें। खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालात जैसे भी चल रहे हों, लेकिन कोशिश करें दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, कोई ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो ज़रूर आपने करनी है इस कमिंग वीक में। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं, टॉरस। और टॉरस वालों की लव लाइफ में बेहतरी नज़र आ रही है, शादी की सिचुएशन भी चीज़ें ठीक होंगी, प्रपोज़ल आ सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद थोड़ा सा स्ट्रेस भी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं टॉरस वालों के लिए। कोई एक ऐसी चीज़ है, वैसे भी टॉरस जो है बहुत स्टबन स्टार है, जो चीज़ उसके माइंड में आ जाती है जब तक वो कर ना ले सुकून से नहीं बैठता। किसी को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन घर वालों को स्ट्रेस मत लीजिए या ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, उसको आराम आराम से काम को जारी रखने की कोशिश करते रहिए।
ग्रोथ नज़र आ रही है, करियर में प्रमोशन हो सकती है, बिजनेस में ग्रोथ नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट होगा आपको, और पॉजिटिव चीज़ें नज़र आपके बिजनेस के हवाले से कोई प्रॉपर्टी लेनी है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टॉरस, तो इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके कोई ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको एक्सटेंड कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और उसमें कुछ नयापन भी लेकर आइए, कोई इम्प्रूव कीजिए उसको। ऑफिस है तो उसको रेनोवेट कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आप खुद देखिएगा कि जैसे ही कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो खुद ब खुद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। टॉरस वालों को सेहत उनकी बहुत ज़बरदस्त रही, लेकिन गुस्से पे आपने कंट्रोल रखना है। गुस्से की शिकायत हो सकती है और गुस्से की वजह से जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कीजिए, गुस्से को नहीं आपने, अगर बहुत ज़्यादा है फील होता है कि गुस्सा आ रहा है तो ब्लू कलर वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू कलर का जो रुमाल है अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, कोई डोरी अपनी रिस्ट पर बांध सकते हैं। तो जो लोग जिन लोगों को एंगर इश्यूज़ हैं तो ब्लू कलर का ज़्यादा ब्लू कलर के कपड़े पहने तो वो जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सूदिंग रहेगा। टॉरस के बाद जेमिनी वालों का आने वाला हफ्ता लव लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस नज़र आ रहा है आपका जो पार्टनर के साथ, और उसके साथ साथ आपने नज़र रखी हुई है कि आप क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में, बात नहीं हो रही, नाराज़गी है, लेकिन फिर भी आपने उन पे भरपूर नज़र रखी हुई है कि उन क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो, वो बहुत ज़्यादा नज़र उन्होंने रखी हुई है कि आप सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये जेमिनी वालों की इस तरह की एनर्जी है। एक दूसरे से थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि एक घर में रहने के बावजूद भी इंसान थोड़ा सेपरेटेड होता है, बात नहीं कर, नाराज़गी हो गई है एक दूसरे में। प्रपोजल्स के हवाले से भी जेमिनी वालों का इस वक्त जो है वो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। फ़िलहाल जो प्रपोजल्स आए हैं या आने वाले हैं वो फ़िलहाल उसमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्रपोज़ल नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर शादी की बात हो सके या बन सके। ट्रैवलिंग है जेमिनी वालों की, उसके साथ किसी के साथ पार्टनरशिप पर भी आप काम कर सकते हैं। किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, उसके साथ जो है अपनी जो भी करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड बात जो है वो थर्ड पार्टी को नहीं मालूम होनी चाहिए, वरना जैसे ही आप शेयर करेंगे आपके काम में जो है रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि अपनी जो भी पर्सनल बातें हैं वो अपने हद तक रखें, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से ज़्यादा डिस्कस नहीं करें। हेल्थ के हवाले से थोड़ा स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो साफ़ सुथरा हाइजेनिक खाना खाइए, जंक फूड मत लीजिए, बाहर का जो खाना होता है वो आपने अवॉइड करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। जेमिनी के बाद जो है वो कैंसर वाले जो हैं, एक तो ट्रैवलिंग है और उसके साथ साथ शादी हो रही है, डेट फिक्स हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कैंसेरियंस के लिए चीज़ें डिले हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो है ब्लॉकेजेस भी हैं, लेकिन ये जो कैंसेरियन के ब्लॉकेजेस हैं प्रपोज़ल में, शादी में, लव में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा मामलात में भी कुछ अगर रुकावटें हैं या कुछ भी ऐसे चीज़ें चल रही हैं तो वो वक्ती है, टेम्परेरी है, वो चीज़ें बाद में जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। रीयूनियन भी हो सकता है, आप दोनों का दोबारा से कांटेक्ट में आ सकते हैं। प्रपोजल्स अगर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल स्टक सिचुएशन है, तो कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें दोबारा से फ़्लो में आ जाएंगी। गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, जॉब आपने कहीं अप्लाई की है तो जॉब के हवाले से भी आपको कोई गुड न्यूज़, कोई इंटरव्यू कॉल आ सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका। और उसके साथ जो वर्क प्लेस पर कोशिश करें अच्छे तरीके से लोगों के साथ जो है उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, उनके साथ जो है अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे लगता है छोटी छोटी बातों को अगर आप फील करेंगे, सेंसिटिव होंगे। वैसे भी कैंसेरियंस वाले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो है, इमोशनल है, क्योंकि उनका जो प्लैनेट बनता है मून, तो ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो अपने सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कोशिश करें कि इतना छोटी छोटी बातों को फील नहीं करें।
कैंसेरियन अगर सेहत के हवाले से अगर आपके इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपने बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि हीलिंग नज़र आ रही है, हीलिंग हो रही है। किसी भी हवाले से आपको तकलीफ़ है, दर्द है, कुछ भी इशू है, आपको हेल्थ इशू है, तो उसमें आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो हील हो रहा है। कैंसर की बात करते हैं, लियो जो है उस गुड न्यूज़ है, प्रपोज़ल आ सकता है। उसके साथ साथ आपको मैनिफेस्टेशन भी लियो कर सकता है। जो भी आप सोचते हैं वो या जो करना चाहते हैं वो आप उसको विजुलाइज कीजिए। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, पॉजिटिव हमेशा सोचिए। लियो वालों के लिए अगर आपके माइंड में बहुत नेगेटिव बातें आती हैं, ये नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो हर वक्त अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपकी लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा रिश्ता, अच्छा लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बेहतरीन है। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल है मैनिफेस्टेशन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक है, आपको भी पता होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन उनसे क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कोई प्री रिक्विजिट्स होते हैं कि आप पहले ये करें? कुछ लोग कहते हैं पहले मेडिटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ। मेडिटेशन भी पार्ट है उसका मैनिफेस्टेशन का, लेकिन ये कि वो मेडिटेशन का क्या मतलब होता है कि फोकस्ड, जितना आपका फोकस अच्छा होगा ना उतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है। कहते हैं मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि जो आप, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप ये बिलीव कर लें कि वो हो चुका है। जैसे अगर कोई घर अगर आपने हो लेना रहा है, क्या आप बिलीव कर लें कि बस वो हो गया, वो हो गया है, मिल गया है, और फीलिंग के साथ खुश हो के कि ये चीज़ मेरे पास है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और अच्छी वही पॉजिटिव चीज़ है। तो इंसान परेशान रहता है ना, ये चीज़ नहीं है, या शादी किसी के साथ करना चाहता है, या अपनी पसंद की लाइफ को दूसरी शादी करना चाहता है, दूसरी शादी या तीसरी शादी करना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ज़रूरी है उसका। अच्छा, अब ये है पैसा आ रहा है लियो वालों के पास, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है लियो वालों के लिए, हैप्पीनेस है, जॉब में जो है वो सैलरी आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, बोनस मिल सकता है। तो लियो वालों के पास पैसा आ रहा है, उसके साथ खुशियाँ भी आ रही हैं, हैप्पीनेस है, फैमिली को आप इंजॉय करवा रहे हैं, हो सकता है कहीं हॉलिडे पे लेकर चले जाएं, तो एक बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कुछ भी ऐसा, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। और लियो वालों की हेल्थ भी ज़बरदस्त रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी आने वाले टाइम में। कोई भी हेल्थ इशू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन छोटे मोटे तो इश्यूज़, कभी सर में दर्द हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, अदरवाइज़ लियो वालों की हेल्थ बहुत ज़बरदस्त रहेगी। लियो के बाद वर्गो है। वर्गो से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उनसे हमारे साथ है, अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। उनसे हमारे साथ हैं जो कि बता रही हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लियो की बात हो गई थी, अब वर्गो की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता वर्गो वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूजन्स लेकर आ रहा है। डबल माइंडेड बहुत है वर्गो वाले, क्या करें क्या ना करें, यहाँ पर शादी करना सही है, ये पार्टनर मेरे लिए सही है नहीं है, और यहाँ अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी डबल माइंडेड है, बच्चों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, लेकिन फिर भी हर वक्त आप डबल माइंडेड रहते हैं। एक फ़ैसला करते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते, सोचते हैं कि काश ये कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था। तो इस तरह की सोचें बहुत ज़्यादा वर्गो वालों के माइंड में आएंगी। तो ओवर थिंक नहीं करें, डबल माइंडेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जो आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं, उनसे मशवरा भी आप कर सकते हैं, या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, वो बेहतरीन वालिदैन तो बेहतरीन मशवरा देते हैं अपने बच्चों को, तो आप उनसे भी कोई राय ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो इससे ये कि थोड़ा बहुत जो है वो गाइडेंस मिल जाती है।
तो कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें अपनी लाइफ से। अगर 2 रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, 2 शादियां आपने की हैं, दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो 2 चीज़ें, 2 प्रपोजल्स हैं और सोच रहे हैं कि कौन सा जो है प्रपोज़ल मेरे लिए बेहतर है, क्या करना चाहिए। गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इंटरव्यू पर जा सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको। इस वक्त बहुत अच्छे जो है वर्गो वालों के प्रॉस्पेक्ट्स हैं करियर के हवाले से। और ज़्यादा अपने आप की अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का टाइम है आपके लिए। वैसे भी वर्गो वालों का जो प्लैनेट है वो मरकरी बनता है। ये इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको और इम्प्रूव कीजिए। और जो है वही असफर कह रहे थे ना कि सीखने की कोई भी उम्र एज नहीं होती है, तो किसी भी एज में आप सीख सकते हैं। सेहत के हवाले से सेहत वैसे तो ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है। तो और वैसे तो मुझे वर्गो वालों की हेल्थ ज़बरदस्त लग रही है। लिब्रा वाले जो हैं, लिब्रा वालों के लिए अपनी पर्सनल बातें, शादी हो रही है, लव लाइफ, कुछ भी आपने डिस्कस नहीं करना है। अगर कुछ प्लान है कहीं पे हॉलिडे पे जाने का, या कुछ भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, घर में रेनोवेशन करनी है लिब्रा वालों को, कोई भी काम करना है, शादी से रिलेटेड कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं, तो भी आपने लोगों से शेयर नहीं करी। कोशिश करें कि वो जो बातें हैं अपने हद तक रहें तो ज़्यादा बेहतर है। और करियर के हवाले से लिब्रा वाले की अच्छा टाइम है। बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं तो भी थोड़ी बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन अपनी विल पावर से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन बस थोड़ा सा कभी कभी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ रुकावटें आती हैं। तो उन रुकावटों से आपने परेशान है, जो भी आपका पर्पज़ है लाइफ का, वो जो आपके गोल्स हैं उनको ज़रूर आपने अचीव करना है। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ये है कि ओवरऑल हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। तो स्ट्रेस की वजह से ऑब्वियसली आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ वैसे ऐसा नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियंस जो हैं वो थोड़ा सा परेशान हैं, किस हवाले से शादी नहीं हो रही है, या रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, या जिसके साथ शादी करना चाहते हैं वो शादी, वहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही है, वो शादी नहीं कर रहे हैं, या घर वालों के हवाले से कोई स्ट्रेस डिप्रेशन हो सकता है, बच्चों के हवाले से आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है। तो थोड़ा सा स्कॉर्पियंस जो हैं वो परेशान हाल नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियन के जो है वो अदरवाइज़ अगर करियर और बिज़नेस देखें तो वो ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा अपने ऊपर भी आपने तवज्जो देनी है, ख़ुद को टाइम देना है। सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर भी स्कॉर्पियंस के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपने लिए थोड़ा सा हफ्ते में, दिन में थोड़ा सा टाइम निकालिए जिसमें आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, रिलैक्स फील करते हैं। योगा कर लें, कोई एक्सरसाइज कर लें, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मूवी देख लें, कोई किताब पढ़ लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स फील करते हैं, ज़रूर कीजिएगा। स्कॉर्पियंस जो हैं वो हेल्थ के हवाले से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, तो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, क्योंकि एंगर इश्यूज़ नज़र, ऑब्वियसली जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की कैफियत होती है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, और सेजिटेरियस वाले जो हैं वो यहाँ पर लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। शादी के मामलात आपके बहुत अच्छे चलेंगे, प्रपोज़ल आ सकता है, शादी फ़िक्स हो सकती है, शादी की तैयारियां आपके घर में हो रही हैं, या आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, वहाँ आप उस पर शिरकत कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेकर, लव को लेकर। हो सकता है लव मैरिज के भी चांसेस सेजिटेरियस वालों के बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये जो वीक है सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत बिज़ी रहेगा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है सेजिटेरियस वालों का। करियर के हवाले से भी मुझे लगता है कि कोई कॉल आ रही है, कोई इंटरव्यू कॉल आ रही है, कोई मीटिंग्स बहुत हैं, कुलीग्स के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इमोशनल जॉय, सेटिस्फेक्शन, जो भी आप काम करेंगे इनर सेटिस्फेक्शन नज़र आ रहा है, तो काम को एंजॉय कर रहे हैं सेजिटेरियस वाला।
लेकिन पैसा खर्च हो रहा है, जहाँ एक हाथ से पैसा आ रहा है तो दूसरे हाथ से पैसा जा भी रहा है। तो कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत सेव करने की कोशिश कीजिए, सेविंग लाजमी है। अदरवाइज़ यहाँ आजकल तो इतनी महंगाई है कि सेव करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हेल्थ के हवाले से जो है वो थोड़ा स्टमक से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पेट में तकलीफ़ हो सकती है, तो आपने खाना बिल्कुल हाइजेनिक होना चाहिए, बाहर का खाना ना अवॉइड कीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। डिहाइड्रेटेड नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, और कैप्रिकॉर्न वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप फ़िलहाल थोड़ी बहुत स्टक रहेगी, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, अपनी फैमिली से हर वक्त आपको कंप्लेंट्स हैं कि ये नहीं किया उन्होंने, वो नहीं किया, या आपके जो पार्टनर है वो बहुत डिमांडिंग है या आपसे बहुत कंप्लेन करते रहते हैं। और प्रपोज़ल के हवाले से प्रपोज़ल्स आएंगे, लेकिन सोच समझ के आपको फ़ैसला करना है कैप्रिकॉर्न वालों को कि यहाँ पर वाकई आपके लिए बेहतरी है भी या नहीं। कहीं आप ऐसी जगह मत फंस जाइएगा जहाँ पर आपको नुकसान हो या आगे जाके वो जो है शादी जो है वो सही से वर्क ना कर सके, तो पार्टनर क्या वो सही है आपके लिए या नहीं। तो कैप्रिकॉर्न वालों को जो भी शादी से रिलेटेड फ़ैसला करना है बहुत सोच समझ के करें। किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो भी देखभाल के कीजिए, अदरवाइज़ आपको कोई धोखा भी मिल सकता है। करियर के हवाले से जो है वो चीज़ें सही हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन ख़र्च ज़्यादा हो रहा है कैप्रिकॉर्न का। कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं लेकिन ट्रैवल नहीं हो रहा है, डिलेज़ आ रहे हैं ट्रैवलिंग में। पैसा थोड़ा सा सेव करें। अगेन मैं यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न वालों को, सेविंग की बहुत लाजमी आपको करना है। अगर नहीं भी सेव होता है तो थोड़ा सा 2%, 1%, 5% जितना आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। हेल्थ के हवाले से थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सर में दर्द हो गया, कोई नज़ला ज़ुकाम, फ्लू हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ आपको फ़ील होगी, लेकिन आप ऑब्वियसली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए फ़ौरन से, और अपनी सेहत का ज़रूर आप ख्याल रखना है। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस, और एक्वेरियस वालों की एक तो एक्वेरियस वाले इस हफ्ते बहुत समझदारी से अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को लेकर चल रहे हैं। शादी के मामलात भी एक्वेरियस वालों के बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ कोई अगर आपका रिलेशनशिप कोई शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इरिटेट करती हैं, आपके इन-लॉज से आपके मामलात अगर चल सही नहीं तो, लेकिन आपने अपने आप को मैच्योरिटी के साथ लेकर चलना है और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप फीमेल हैं मेल हैं, दोनों के हवाले से जो है एक्वेरियस वाले हैप्पीनेस तो मिलेगी, लेकिन अपने आप कोशिश करें कि अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, कोई काम शुरू कर दें। घर का ख्याल तो रखते हैं, फैमिली का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा काम शुरू करें जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी आपकी एजुकेशन उसके हवाले से छोटा बिज़नेस स्टार्ट कर दें, कोई जॉब शुरू कर दें, वो भी आपको बहुत एक सेटिस्फेक्शन देगा। एक्वेरियस वालों के लिए कामों में थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती हैं, जैसे अगर पेमेंट है टाइम पे नहीं आ रही है, बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें डिलेज़ आ सकते हैं, लेकिन अपनी एफ़र्ट जो है उसको आपने कम नहीं करनी है, अपना काम का सिलसिला जारी रखें। इस वीक में कोशिश करें एक्वेरियस वाले कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर है, वरना कोई धोखा मिल सकता है, कोई आपको चीट भी कर सकता है, और ज़ाहिर है ऐसा नहीं हो कि कोई पैसे लेकर आपको उसके बाद वापस ना करें। तो सोच समझ के पैसों वाले मामलात आपने तय करने हैं। हेल्थ के हवाले से हीलिंग है, हैप्पीनेस है, जो भी आपके हेल्थ से रिलेटेड अगर इश्यूज़ थे, सर्जरी हुई है आपकी, या किसी भी हवाले से सेहत अच्छी नहीं थी, तो अब मुझे लगता है कि वो आपने बहुत अपनी केयर की एक्वेरियस ने, तो उस केयर से आपकी जो हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, हीलिंग हो रही है, हीलिंग मिल रही है, और नेचुरल हीलिंग भी आपको मिल रही है। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस वाले जो हैं वो यहाँ पर क्रॉसरोड्स पर हैं, डबल माइंडेड है, प्रपोजल्स आ रहे हैं पाइसेस वालों के पास, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या करें, किस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, किसको रिफ्यूज़ करें, क्या करना चाहिए।
तो मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि सारी ये मामलात आप अपनी लाइफ में ठीक खुद कर सकते हैं। टूल्स आपके पास हैं, सलाहियतें आपके पास हैं कि किस तरीके से आपको अपनी मैरिड लाइफ को आगे लेकर चलना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, उसके साथ साथ आपकी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चलेंगी। आपकी लव, रिलेशनशिप, शादी के मामलात पाइसेस वालों के भी पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। शादी के काफ़ी पाइसेस वालों के चांसेस हैं। इस हफ्ते कहीं बात फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है, दोस्त आपके बन सकते हैं और इस वीक में आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। पाइसेस वालों का ट्रैवलिंग तो मैंने आपको बता दिया, ट्रैवल है। उसके साथ साथ जो है पैसा, यहाँ पर वाटर का गेन कार्ड है, तो पैसा कहीं से एक हाथ से आ रहा है तो दूसरे हाथ से पाइसेस वालों का खर्चा हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं पाइसेस वालों के। लेकिन बिज़नेस में आप थोड़े से वरिड हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है और कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते हैं। जॉब के हवाले से भी थोड़े से आप परेशान हैं कि क्या करना चाहिए। जॉब कभी कभी सोचते हैं कि स्विच करें, कोई और जॉब करें, लेकिन जब तक कोई और जॉब आपके सामने नहीं आती है, इस जॉब को आपने नहीं छोड़ना है, जितना भी स्ट्रेस हो, जो भी हो। सेहत के हवाले से हेल्थ जो है उसमें वीकनेस फील हो रही है मुझे, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। आपको कभी चक्कर आ जाते हैं, बीपी आपका लो हो जाता है, शुगर आपकी डाउन हो जाती है। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से मल्टीविटामिन ले सकते हैं। कोई ऐसे खाना अपना जो भी डेली जो आपका फूड है उसकी इंटेक हेल्दी रख सकते हैं। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, जूसेस लीजिए, ताकि आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर हो सके। तो ये थे आज के ये हफ्ता कैसा रहेगा। उनसा अगर किसी को आपने ये बताना हो कि एक सदके की प्रैक्टिस अगर कोई रखे अपनी लाइफ में, तो वो क्या होनी चाहिए जो सबके लिए यकजा हो, जो सब कर सके? देखिए, हदीस शरीफ में तो है कि सबसे बेस्ट जो सदका है किसी भूखे को खाना खिलाना, तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। अब आजकल जो इतनी ज़्यादा महंगाई है, आप भी बात कर रहे थे कि किसी की केयर करें बजाय कि कोई मांगे आपसे। अब जो है हर कोई अपने लिहाज से, जैसे आप खुद कुछ कर लेते होंगे, इस तरह मैं भी किसी का बच्चे का एजुकेशन का कुछ दे दिया। किसी तरह से ये चीज़ ये सिस्टम चलते रहना चाहिए। हाँ, ये कोई ये नहीं है कि गोश्त का सदका दे दें, बाजरा दे दें, ये दे दें, वो स्पेसिफिक सदका नहीं है। जिसको आप जो आपका अराउंड जो लोग हैं, अगर कोई आप जिसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल में किसी की सर्जरी हो रही है, उसकी मदद कर दी। जो लोग एजुकेशन में इश्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा दे दिया। तो कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। ये सब सदके में ही काउंट होता है। उनसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो है माश की दाल के दही बड़े। ठीक है, माश की दाल के दही बड़ों के लिए मैंने क्या किया था, मैंने हाफ़ के जी माश की दाल ली थी। ठीक है, हाफ़ के जी माश की दाल लेके मैंने इसको भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड किया, पानी उसका फेंक के, जितना पानी दाल में होता है फेंक के मैंने उसको ब्लेंड किया, ग्राइंड किया, सॉरी। और फिर मैंने उसके अंदर अदरक का 1 इंच का टुकड़ा मैंने डाल के उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। तो वो इस तरह से इसका ये पेस्ट बन गया। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हमको चाहिए, मैंने हाफ़ के जी माश की दाल ली थी, तो हाफ़ के जी मैंने दही ली है। इसमें 1 कप दूध जाएगा, 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चीनी के जाएंगे, मीठा सोडा है, इमली की चटनी है, चाट मसाला है और ये नमक है, मतलब एज़ पर योर टेस्ट, और हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से हम छिड़कने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सोडा है हमने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 1/4 टीस्पून। ठीक है, अगर ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो वो जो आप लोगों के दही बड़े होंगे वो फटेंगे ऑयल में। जैसे ही आप डालेंगे वो फट जाएंगे, फिर अंदर वो क्या होगा, ऑयल ज़्यादा पी लेगा। तो सोडा कम से कम यूज़ करें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये नमक है, अराउंड 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। ऑयल हमारा प्री हीट हो रहा है ताकि फिर हम इसमें आराम से दही बड़े हम डाल सकते हैं। ये बहुत मज़े के, बहुत अच्छे दही बड़े फूले फूले बनते हैं माश की दाल के।
अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मूंग की दाल और माश की दाल हम मिक्स करके भी बना सकते हैं। लाइक आधा कप आप, 1 कप आपने मूंग की दाल ली, 1 कप आपने माश की दाल ली, दोनों को भिगो दिया अच्छी तरह धो के, और फिर आपने एक साथ इसको ग्राइंड कर लिया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने फ्राइंग की तरफ। अच्छा, ये मैंने पानी यहाँ निकाल के रखा था ताकि हम जब दही बड़े बनाएंगे तो थोड़ी देर हम इसको पानी के अंदर सोक कर देंगे। हम देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ है। थोड़ा सा ये ऑयल थोड़ा सा और गर्म होगा, हम थोड़ा सा फ्लेम इसका बढ़ा देते हैं और फिर हम इसमें डालना शुरू करते हैं। छोटे छोटे से बनाएगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी घुटलियाँ अंदर पड़ जाती हैं क्योंकि बहुत मोटे मोटे डालते हैं, तो छोटे छोटे डालेंगे तो घुटलियाँ नहीं पड़ेंगी। और जितना आप लोग अच्छा फेंटेंगे उससे क्या होगा कि घुटलियाँ बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। चाहे वो बेसन के पकौड़े बना रहे हो या आप माश की दाल के बना रहे हो या मूंग की दाल के पकौड़े या दही बड़े जो भी, तो वो कभी भी बीच में घुटलियाँ आएंगी नहीं। आराम आराम से छोटे छोटे फैला फैला के डाल दें और ये इस तरह से। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, मतलब बिल्कुल गोल दायरे के ना, इतने शेप के होते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि छोटे छोटे भी बनाए, बड़े बड़े वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन थोड़ा ऑयल को प्री हीट कर लीजिएगा। ये हो गए। आजकल एक वायरल फैल रहा है जिसमें खांसी, नज़ले, बुखार और फ्लू की तरह जो हो रहा है। प्लीज़ आप लोग एहतियात करें, धूप में कम से कम जाएं क्योंकि गर्मी भी आजकल बहुत पड़ रही है। और अपने आप को मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा पिएं, ठंडे पानी से थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि अक्सर हम गर्मी से आते हैं और फ़ौरन फ्रिज खोल के ठंडा ठंडा पानी एकदम बॉटल मुंह से लगा लेते हैं। ये भी बहुत गलत तरीका है पानी पीने का। आप लोग बैठे हैं, थोड़ी देर बैठे, फ़ौरन आके ठंडा पानी ना पिएं। उससे क्या होता है कि वायरल तो फैल रहा है लेकिन थोड़ी एहतियात भी करें। ये हमारे दही बड़े इसमें मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इतने ये फ्राई होते रहेंगे तो फिर हम इसका जो बैटर दही का जो वो होगा वो हम बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, सोडा कम से कम यूज़। अच्छा, अगर सोडा आप लोग नहीं भी यूज़ करें, आप लोग इसको इतना फेंटें कि वो सोडे की ज़रूरत ही नहीं होगी डालने की। मैंने इसमें 1 चुटकी डाली है क्योंकि कुछ लोग सख्त हो जाते हैं, बस एक ये अपना एक सबकी साइकी है, लेकिन ये कि जितना अच्छा फेंटेंगे तो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैंने इसमें 1 चुटकी डाली है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला इसमें सोडा, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा क्योंकि फिर दही बड़े जो होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। और फ़ौरन चमचा नहीं चलाया करें। मैं आपको हमेशा एक ही बात करती हूँ, जब भी हम व्हाटएवर कुछ भी फ्राई करते हैं डायरेक्ट चमचा फ़ौरन नहीं चलाएं, इनको पहले थोड़ा सा पकने दें और इनको ओवरफ्लो नहीं करें। जैसे हम इतने सारे डाल देते हैं फिर क्या होता है वो पानी छोड़ देती है, तो जब इतने आए कि पूरी मतलब कढ़ाई में फैल जाएं, मतलब उसको बिल्कुल ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना डालें। चलिए देखते हैं हमारे, ये देखें ये भी हमारे फ्राई हो रहे, थोड़े से इनको और फ्राई होने देंगे। इतने हम आ जाते हैं दही की तरफ। ये मैंने ½ kg दही लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप के बराबर दूध, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग पानी ऐड करते हैं दही में, पानी से वो चीज़ नहीं आती है, टेस्ट सारा ख़राब हो जाता है दही का, क्योंकि आपको पता है आजकल प्योर कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो आप लोगों को दूध डालेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी गाढ़ी थोड़ी पतली होती है लेकिन दूध से होगी। अगर आप लोग इसमें पानी ऐड करेंगे तो बिल्कुल पानी पानी सा लिक्विड उसमें आ जाएगा। मैं इसको इससे पलट देती हूँ इस तरीके से, देखिए बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे ये। और अगर इसमें ज़्यादा सोडा होता तो ये फटने लगते, ठीक है। तो ज़्यादा सोडा बिल्कुल भी नहीं ऐड करें, जितना अच्छा फेंटेंगे सोडा डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। ये हमारा माश की दाल के बहुत अच्छे, मतलब मेरे फैमिली में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं ये माश की दाल के, और आप लोगों ने भी बनाए होंगे बहुत दफ़ा। लेकिन बस ये कि इसकी एक टिप होती है कि आप लोग इसमें सोडा ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, वरना सारे ये फट, जैसे अभी गोल गोल देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं, क्योंकि इसको फेंटा हुआ भी ज़्यादा है और इसमें सोडा भी समझे ना होने के बराबर है। पिंच है, 1 चुटकी। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। चाहें तो इसमें थोड़ी सी आप लोग कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो। इसमें थोड़ा नमक जाएगा, इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, अराउंड 4 टेबलस्पून इसमें हमने चीनी ऐड करी।
इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। आजकल हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, दही भी आप लोग घर में जमाइए, मिट्टी के प्याले बर्तन तो सबके पास होंगे। आपने कुछ नहीं करना, दूध आपने लेना है, 1 किलो दूध ले लीजिएगा। उसको जैसे कोई गाय का दूध आता है, भैंस, जो भी आप लोगों ने वो गर्म किया, उबालने की तरफ आगे उसको ठंडा कीजिएगा। उसके अंदर 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दीजिएगा और उसको फिर मिक्स करके आपने मिट्टी के बर्तनों में, वो जिसमें हम कूंडे टाइप जो होते हैं उसमें हम जमाते हैं, तो आपने डाल दिया। आपकी पूरी दही इतनी मज़े की जमेगी कि आप लोग मतलब इतनी जो महंगाई है आजकल, यानी क्या रुपए किलो दही चल रही है, तो घर में आपका 5 किलो, 4 किलो, 8 किलो तैयार हो जाएगा, जो बड़ा वाला जो कूंडा होता है। चलिए जी, ये हमारा स्पाइडर है। अब हम इसको आराम से, देखिए अब ये फ्राई हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं। अब इसको हम आराम से चलाएंगे, क्योंकि पहले हम फ़ौरन डालते हैं, फ़ौरन चमचा चलाते हैं, तो उससे बैटर सारा इधर उधर हो जाता है। तो आराम से देखिए अब ये सारे फूलने शुरू हो गए हैं। इस तरीके से हमने इसको हिलाना है। अच्छा, कुछ जब भी अगर ये आप लोग, जैसे मैं अक्सर बनाती हूँ, तो जब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ तो मैं 2-3 हरी मिर्चियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा, हरा धनिया, थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्चें, और आपने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, ठीक है, ये इसमें करके आप इसको ग्राइंड कर दीजिएगा। तो ये इस तरह से छोटे छोटे इस तरीके से ये हो रहे। और ये तो वो वाली डिश है जो कि हर दावत में ज़रूरी होती है। दही बड़ों की एक डिश तो होती है। दही फुल्कियाँ हो गई, दही बड़े हो गए, या वो जो बाज़ार की वो जो होती हैं, वो जो रेडीमेड मिलते हैं, उनको हम गर्म पानी में भिगो देते हैं, फिर वो दही में डालते थे। मतलब ये एक डिश ज़रूरी होती है, कोई भी दावत होती है, चाहे वो हाई टी हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो लंच हो, तो छोले दही बड़े अक्सर रखे जाते हैं, स्पेशली शाम के वक्त हाई टी में। तो ये तो इनके बगैर तो मतलब हाई टी होगी भी नहीं, और डिनर भी इसके, क्योंकि सब एपेटाइजर्स खाते हैं। एपेटाइजर में हम दही बड़ों को भी ऐड कर लेते हैं, विंग्स को भी ऐड कर लेते हैं, थोड़े से चिपोतले फ्राइज हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, और मतलब जैसे 1 बाइट समोसाज हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये बहुत सारे मतलब ये एपेटाइजर्स में आ जाते हैं। तो दही बड़े भी इस काइंड ऑफ एपेटाइजर। चलिए, इतने ही हमारे फ्राई हो रहे, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक। अच्छा, थोड़े से जो मेरे दही बड़े आप लोगों के सामने मैंने डाले थे, मैंने उसको पानी में डाल दिया है, ठीक है, और अब मैं थोड़े से और इसमें फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा चूल्हा मैंने भी फ्लेम ऑफ कर दिया, क्योंकि काफ़ी प्री हीट हो गया था ऑयल, ताकि जले नहीं हमारे ये तो माश की दाल के दही बड़े हैं। इस तरीके से हम डालेंगे छोटे छोटे करके। और अच्छा, कुछ ये भी हो सकता है, जैसे आपने दही, मतलब 2 टेबलस्पून आपने दही ली, एक प्याले में पानी डाला, ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा उसके अंदर, और उसको आपने अच्छी तरह से बीट किया। फिर आपने दही, जो दही बड़े आप बनाएंगे, उस पानी में आप लोग डाल सकते हैं, दही का ही पानी होगा, ठीक है। ये हो गए इतने, ये हमारे ये फ्राई हो रहे हैं। मैं आपको अपने रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लाइट नहीं होती, बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो ये कि मैं आप लोग को रिपीट, जिसका मिस हो जाए तो तक कम से कम वो देख, तो क्या पता किसी का अभी टीवी ऑन हुआ हो। मैंने इसमें आधा किलो माश की दाल ली थी, उसको मैंने भिगो दिया था 1 से 1.5 घंटा। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड किया, पानी फेंक के ग्राइंड किया, उसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने ऐड किया, और नमक मैंने ऐड किया, बस। उसके बाद आप लोग इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, उसको मतलब ग्राइंडिंग के दौरान आप इसे वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका बैटर निकाल लिया, फिर हमने इसको डीप फ्राई कर दिया, मैं आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आधा किलो दही लिया, दही के अंदर मैंने नमक डाला, 3 to 4 टेबलस्पून मैंने उसमें चीनी ऐड करी, और आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह फेंट के 1 कप दूध में मैंने इसको फेंट लिया। मैं इसका फ्लेम ऑन कर देती हूँ। इसको दूध चीनी और नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया। चाहे तो आप इसमें ½ टीस्पून पिसा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा तैयार हो रहा है, और इसमें अंदर फिर चाट मसाला, पापड़ी और इमली की चटनी इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
तो ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के बनते हैं माश की दाल के दही बड़े। अक्सर हम लोग बाहर जाते हैं, स्पेशली लेडीज़, गर्ल्स, अक्सर हम चाट ज़रूर खाते हैं। हम कहीं भी शॉपिंग पे जाएंगे, मॉल जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, हम जहाँ भी होंगे, हम सबसे पहले चाट ढूंढते हैं आफ्टर शॉपिंग कि हमें चाट खानी है, दही बड़े खाने या गोलगप्पे खाने। ये एक स्पेशलिटी है, क्योंकि इसको खाए बगैर हम कभी भी घर वापस नहीं आते। मेरा तो यही है कि मैं जब भी कहीं बाहर शॉपिंग पे जाती हूँ, वेयर एवर आई गो, मैं सबसे पहले चाट मैं ज़रूर खाती हूँ। हर जगह की ट्राई करें चाट, कहीं की बहुत मशहूर होती है और बहुत मज़े की भी होती है। एक आजकल चल रहा है गप्पा घोटाला, वो बहुत बड़ा गोल गप्पा होता है, उसके अंदर खूब सारी फिलिंग्स होती हैं और मतलब हम लोग जैसे पागल हुए हुए होते हैं उसके पीछे, लेकिन बहुत मज़े की लगती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, बड़े मज़ेदार होती है, स्पेशली लेडीज़ के लिए, गर्ल्स जो खाती है। मैं तो आजकल देखिए मर्द हजरात भी बहुत शौक से खाते हैं गोल गप्पे, दही बड़े, पापड़ी डाल के, मसाला, इमली की चटनी डाल के। अच्छा, मेरी अम्मी तो मुझे कहती है तुम बहुत चटोरी हो। चटोरी तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। चलिए जी, ये हमारे ये वाले दही बड़े भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको हम बाद में कर लेंगे। इसको भी हम, अच्छा ये जो है देखें, ये जो है हम इसको क्या करेंगे, पानी में जो हम निकाल के थोड़ा सा हम इसको एक प्लेट चाहिए होगी मुझे, एक प्लेट मुझे ला दीजिए प्लीज़। ये देखिए इस तरह से हम इसको यूं करके इसका पानी निकाल लेंगे, ठीक है। ये करके हमने इसका पानी निकाला, इतने हमारे ये भी फ्राई हो रहे हैं, हम इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। और देखिए ये इतने सॉफ्ट हैं, और अगर आप लोग इसमें सोडा ज़्यादा ऐड कर देते तो ये बिल्कुल तेल जो ऑयल है ये पी जाता, और आप अगर पानी में डालते तो बिल्कुल ये रेजा रेजा हो जाते, टूट जाते सारे। इस तरीके से हमने इसको पानी से हटाया। छोटे छोटे जितने बनाएंगे 1 बाइट उतने, बड़े बड़े फिर वो बचा भी देते हैं। एक प्लेट में अगर निकालें वो फिर निकालते हुए भी टूट जाते हैं। तो छोटे छोटे आराम से आप लोग जितना भी बनाएं, छोटे छोटे, वो ज़्यादा सही रहता है। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग फीडबैक दिया करें, आप लोगों को जो रेसिपीज़ पसंद आए करें, आप लोग फीडबैक दिया करें, आप लोगों को कैसी रेसिपीज़ लगती हैं। अगर आप लोगों को भी कोई रेसिपी अपनी कोई आपकी सिग्नेचर डिश हो तो आप वो भी मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आके हमारे प्रोग्राम में आके मेरे साथ आप लोग कुकिंग कर सकते हैं। नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप नंबर पे कॉल करें और आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अपनी रेसिपी बनाएं या मेरे साथ कुकिंग करें, वॉट एवर, यू आर मोस्ट वेलकम। चले जी, ये हुआ। इससे हम इनको देख लेते हैं। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे फूल रहे हैं ये। अच्छा, जब भी सर्विंग आप लोग करें, प्लेटर्स होते हैं, इसको हम 2-3 तरीके से सर्विंग कर सकते हैं। ग्लास ले लें, ये रेमिकन थोड़े से जो बड़े होते हैं, आपने सबसे पहले उसमें दही डाला, दही बड़े डाले 2 से 3, ये छोटे छोटे जो हैं, बड़े बड़े तो नहीं आएंगे। फिर आपने उसके ऊपर दही डाल दिया। छोले आप इसमें ऐड कर सकते हैं, छोले भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर इस तरीके से। और उसके ऊपर चटनी डाली, चाट मसाला डाला, समोसे की पट्टी जो होती है, मांडे पट्टी जिसको बोलते हैं, उसको भी पतला पतला काट के आप लोग फ्राई करके उसके ऊपर डाल सकते हैं, या पापड़ी वापड़ी जो भी हो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो पॉपडिम्स होते हैं, जो पापड़ होते हैं, वो भी हम इसमें फ्राई करके डाल सकते हैं। चले जी, ये हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल देते हैं। अभी तो 2 मिनट इसमें और फ्राई कर लेंगे। इतने हम ये देख लेते हैं, ये हमारी प्लेट आ गई है। इसमें हम सारे दही बड़े जो हमने पानी से निकाले थे हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे, आराम से कितने एक ही शेप में है सारे के सारे। ये हो गए सारे, इस तरीके से आ गए। चलें जी, ये हम और कर लेते हैं। और जो बाकी के हम इसके अंदर डाल देते हैं, जो हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये हो चुके हैं, हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और हम ये जो बाकी के हैं दही बड़े हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। वैसे तो अगर आप लोग ये डायरेक्ट दही के ऊपर भी अगर ये हम लोग सर्विंग प्लेटर में डालेंगे, ऊपर से हम इसमें योगर्ट डाल देंगे, तो भी ये सॉफ्ट रहेंगे, थोड़े से क्रंची भी रहेंगे। तो क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए, बहुत अच्छे बने हुए ये फ्राइड, ये सख्त नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोग डायरेक्ट भी दही में डाल सकते हैं इसको
इसको हम थोड़ा सा सोक कर देते हैं इस तरीके से। चले हम ये वाली चीज़ यहाँ ले आते हैं और हम ये अपना सर्विंग वाली चीज़ें यहाँ ले आते हैं। ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये पापड़ी आ गई, चाट मसाला आ गया और ये हम कढ़ाई को थोड़ा इधर रख देते हैं। और ये आपका इमली की चटनी आ गई है हमारे पास, और ये दही जो हमने बना के रखा था ये हमारे पास आ गया है। जग हम नीचे रख देते हैं। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी असेंबल की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये दही बड़े हमने इसमें डालने हैं, ठीक है। इस तरीके से दही बड़े इसमें आ गए, ठीक है। ये हम इसमें रख देंगे इस तरीके से। और अगर बड़ा आपके पास एक ही सर्विंग करनी तो आपने बड़ा वाला डोंगा ले लेना है, उसमें आपने सर्विंग कर देनी है। ये हो गए इस तरीके से। एक हम इसमें और रख देते हैं, ये साइड से जगह खाली नहीं हो। ये हटा देते हैं हम प्लेट। अब हम आ जाते हैं अपने दही की तरफ। चलें जी, अब ये देखें, हम इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे दही। इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दही की कंसिस्टेंसी, ताकि ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और हमेशा जब भी आप लोग दही को फेंटें प्लीज़ दूध ऐड कर लिया करें, पानी मत ऐड किया करें, क्योंकि कोई चीज़ खालिस नहीं है तो उसमें आप पानी और मिलाएंगे तो फिर पानी पानी सा हो जाएगा, वो टेस्ट ही नहीं आएगा दही बड़ों का। ये हमारे दही बड़े रेडी। ये हम इसमें भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा इसके लिए दही चाहिए होता है खट्टा, ठीक है, ताकि हम लोग इसमें तो वैसे ही शुगर ऐड करते हैं। जो डायबिटिक हैं तो वो शुगर ऐड नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट ही दही में बस नमक डाला, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला, ठीक है। इसका एक जो मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया, कुटा हुआ जो मसाला होता है, ज़ीरा, साबुत गोल मिर्चों को हल्का सा तवे के ऊपर कूट लें, मतलब उसको रोस्ट करके फिर उसको कूट के वो हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर, ओहो सो सॉरी, अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चाट मसाला, क्योंकि मेरे ग्लव्स हो रहे हैं थोड़े चिकने तो वो मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चलिए जी, हमने चाट मसाला इस पर ऐड किया और वो आपका कुटा हुआ मसाला जो होते हैं ज़ीरा और साबुत गोल मिर्चों का, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, हम इसमें डालेंगे ये इमली की चटनी हमारे पास है। ये इमली की चटनी इसके अंदर गई इस तरीके से। इमली की चटनी डालेंगे और ऊपर से हम ये डालेंगे पापड़ी या समोसे की मांडा पट्टी, आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं। ये हमने इसके अंदर पापड़ी ऐड कर दी इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से हमारे ये जो है माश की दाल के दही बड़े रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी आज की रेसिपी। आप लोग ट्राई ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा एपेटाइज़र होता है। बहुत देखिए जूसी भी बने, अच्छे सॉफ्ट भी हैं आपके दही बड़े, और आपके वो फटे भी नहीं, आराम से। बस सोडा आप लोग कम से कम डालें, लाइक पिंच सोडा डाला करें। हाफ kg मैंने पिंच सोडा डाला था, क्योंकि मैंने इसको फेंटा बहुत था, तो मैंने कहा चले हाफ kg में हमने पिंच सोडा डाला। चलें, अब हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही अजीज़ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवालात आए हुए हैं और इस दफ़ा भी जो ज़्यादातर सवाल हमारे पास आए हुए होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि उनकी अपनी होती है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोगों को दूसरे लोगों से होती हैं, और कभी कभी ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिनको हम अपने शो का हिस्सा नहीं बना सकते। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप अपने सवाल भेज रहे हो, एक उसके अंदर जो ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हो वो इस तरह की ज़बान हो कि हम उसको टेलीविज़न पे इस्तेमाल करके आपका मसला बयान कर सकें। वरना ज़ाती तौर पे अगर आप मुफ्ती साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी मसले का हल जानना चाहते हैं, तो मुफ्ती साहब का जो फ़ोन नंबर है और जो कॉन्टैक्ट है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप ज़ाती तौर पर भी मुफ्ती साहब से रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत ही मुफ्ती साहब एक सवाल भेजा हुआ है
अलवी मिसेस अलवी साहिबा ने उन्होंने लिखा है, मेरे पड़ोसी मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत तकलीफ़ें देते हैं। हम लोग पूरा घर दुनियावी तौर पर उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग हैं। प्लीज़ कोई वजीफ़ा बताएं कि हम उनकी शरारतों से बच जाएं। अब वो क्या शरारतें करें ये उन्होंने नहीं लिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सवाल तो इन खातून का है, लेकिन ये न जाने कितने दिलों की आवाज़ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पड़ोस के बारे में जितना अहकामात आए ना, नबी करीम में वजीफ़ा बताता हूँ इंशाल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ोस के बारे में फरमाया तेरा पड़ोसी कहे ना कि तू अच्छा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। अच्छा, तेरा पड़ोसी कहे कि तू बुरा है तो तू अल्लाह के नज़दीक भी बुरा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिब्रील अमीन ने आकर पड़ोसी के इतने हुकूक मेरे सामने बयान किए कि मुझे खौफ होने लगा कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हकदार ना बना दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आलम है। और इतनी बात खुद हमारे पास भी लोग आते हैं कि वो खामखा तंग करते हैं। जैसे उन्होंने मतलब कितना दर्द है सवाल में कि वो दुनिया में तो पावरफुल है। हाँ, बहुत परेशान है। यानी दुनिया में तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी ताकत है आपके पास, मरने के बाद क्या होगा? अल्लाह की बारगाह में जाके जवाब तो देना हर चीज़ का। तो लिहाजा बहरहाल कोई अगर ऐसा पड़ोसी है और वाकई वो शरारत से मुराद ये होगा कि तंग करते होंगे आने जाने में, मामलात में, एक बिल्डिंग में रहते हैं, एक महल्ले में रहते हैं, तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि अपने पास से किसी को तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ पहुँचा रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम है काबिद या काबिदू, दुआ दे आखिर में दाल का साउंड आएगा पढ़ने में। बस या काबिजू भी पढ़ते हैं, तो या काबिदू सही तलफ़ुज़ है। या काबिदू 903 मरतबा रोज़ाना पढ़ लें, किसी भी एक टाइम पढ़ लें। ख़वातीन भी पढ़ सकती हैं, मर्द भी पढ़ सकता है। इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होगा कि वो उसकी शरारत है, जो भी शरारत है, तंग करना है, धमकियाँ देना है, तो वो शरारतों से बच जाएगा। दूसरा ये होगा कि अल्लाह ताला उनका दिल नरम कर देगा और इंशाल्लाह आपस में मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा मुफ्ती साहब, ये मिसेस शारिक का सवाल है, मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं काफ़ी अरसे से और नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, जगह जगह इंटरव्यू के लिए जाते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता, बराए मेहरबानी कोई वजीफ़ा बता दें। अच्छा, नौकरी ना मिलना पता लगा सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, बाहर भी ठीक है ना, एक बात। अच्छा, दूसरा ये कि नौकरी नहीं मिल रही, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो पहले तो अपने मामला पे गौर करें कि वाकई कोई ऐसा मामला है कि पता लगे वहाँ जाके सारा दिन वो सोते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी तो होता है ना बाज़ औक़ात। अब मुफ्ती साहब, माजरत के साथ मैं एक और बात ही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ ये सोच के कि अगर बाहर चले जाएंगे तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये गलत है। आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, कोई हुनर होना चाहिए। कि आपको पता है पाकिस्तान में तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदा तरसी में, दोस्ती में आपको कोई जॉब वगैरह ऑफ़र कर देंगे। बाहर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। आपको अगर काम नहीं आता तो आपकी कोई जगह नहीं है, आप फिर मजदूरी कर सकते हैं अलबत्ता, लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर जॉब करना चाहते हो और आपके पास सनद नहीं है उस जॉब की, डिग्री नहीं है किसी चीज़ की या तजुर्बा नहीं है, तो बाहर की दुनिया कोई मजाक थोड़ी। हमें सबको लगता है कि बाहर पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग आपके इंतजार में बैठे रही है पैसे की कि वो जाओ डोल भर के निकाल लो। सब बाहर के ममालिक में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जो पाकिस्तान में रहकर कुछ नहीं कर सकता वो दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, क्यों? पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान आपका मुल्क है, आपको ना यहाँ वीज़ा चाहिए, ना किसी पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी इकामे की ज़रूरत है, ना किसी कोई पाबंदियाँ हैं। आप काम करें। और यहाँ तो जैसे आपने कहा खुदा तरसी में काम नहीं आता तो लोग बोलते चलो यार सीख जाएगा करते करते, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं, वो तो बोलते बंदा माहिर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन बाद वक़्त ऐसा होता है, जैसे खातून ने सवाल किया, यकीन इनके बच्चे माहिर होंगे, जिन्होंने सवाल किया तो कि भाई बच्चे हैं बाहर गए हुए लेकिन नौकरियां नहीं लग रही, तो उसके लिए आम तौर पर अगर बच्चे पढ़े तो बहुत अच्छा है, वरना वालिदैन भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह मतलब 10 से 15 दिन में अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नौकरी के असबाब बन जाएंगे। वजीफ़ा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है, कुरान पाक की सूरत है सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, मशहूर सूरत है। इसको रात को इशा के बाद 16 मरतबा पढ़ लें। इशा के बाद 16 मरतबा, इशा की नमाज के बाद 16 मरतबा पढ़ें। इसके बाद बात नहीं करनी है, सो जाएं बस। अगर बात करनी पड़ जाए तो फिर दोबारा 16 मरतबा पढ़नी पड़ेगी। यानी आखिरी कलाम सूरह काफिरून है, 16 मरतबा पढ़ के सो जाएं। अल्लाह ने चाहा 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है, ये
मिसेस सोफिया खान का सवाल है, मेरे पैदाइशी बच्चे को पीलिया हो गया है, दवाइयों से भी आराम नहीं आ रहा, प्लीज़ कोई ऐसा अमल बताएं कि पीलिया ख़त्म हो जाए। पैदाइशी बच्चों को आमतौर पर पीलिया हो जाता होता है, उनको रेड, उनको ब्लू लाइट में भी जी ब्लू लाइट में रखते हैं और नर्सरी में रखते हैं जी। तो कई टोटके भी अपनाए जाते लेकिन हैं। अब मुझे पता है, अब मैं सिर्फ ये लोगों की आगाही के लिए भी ये बात बता रहा था, तो हमें बहुत सारे सवालात उन लोगों के भी आते हैं जो लोग डॉक्टर्स और अस्पताल के अखराजात बेयर नहीं कर सकते, या उन इलाकों में जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, तो वो हमारा शो एक ऐसा उनके लिए एक ज़रिया अल्हम्दुलिल्लाह होता है कि जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बाद वक़्त दवाई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये भी होता है कि बाद वक़्त दवाइयाँ भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता, पीलिया ख़त्म नहीं हो रहा बच्चे का। पैदाइशी बच्चों के साथ ज़्यादा मसला होता है, खुसूसन वो बच्चे जिनकी बर्थ ऑपरेशन के ज़रिए होती है। अच्छा। तो उनमें बहुत ज़्यादा पीलिया के मतलब सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा सूरत हाल है तो उसमें मैं अमल दिया करता हूँ। ये अमल बुज़ुर्गों से सीना बसीना चला आया है, बहुत आसान सा अमल है, बहुत तवज्जो के साथ सुन लें कि आपने क्या करना है कि मिट्टी का कच्चा प्याला ले लें, जैसे एक मिट्टी का प्याला होता है जिसमें चीनी चढ़ी हुई होती है, ठीक है ना, वो नहीं, कच्चा जो प्याला होता है बिल्कुल कोरा, वो ले लें और घर का पानी उसमें डाल लें और 7 अदद सुई ले लें। सुई कौन सी? एक तो वो सुई होती है जिससे खवातीन बटन वगैरह लगाती हैं, एक उससे थोड़ी बड़ी सुई होती है, बड़ी वाली सुई होती है, नहीं वो सुबह होता हो तो जी। एक उसके दरमियान होती है छोटी 3 इंच 3.5 इंच की सुई होती है, वो सुई ले लें 7 अदद। अब क्या करना है, पानी बर्तन में भर लिया, प्याले में, मिट्टी के बर्तन में, जी जी, और एक सुई उठा ली और बच्चे के पाँव की तरफ वो प्याला रख दें। यह आजमूदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आजमाया है और कई लोगों ने आजमाया और अल्लाह ने शिफा अता फरमाई है। मुझे प्लीज़ एक दफ़ा और बता दें। जी जी मैं बता देता हूँ। जी, मिट्टी का वही बर्तन है जिसमें परिंदों को पानी रखते जी हैं? जी, मिट्टी का प्याला जो होता है नॉर्मल जो पानी पीने के लिए होता है। जी जी। मिट्टी का प्याला ले लिया, प्याला लेने के बाद पानी उसमें नॉर्मल जो घर में पानी पीते हैं वो पानी डाल लिया और एक सुई उठा लिया आपने, और सुई उठाने के बाद दुरूद ताज 1 मरतबा पढ़ेंगे। 3 जगह दम करना, सुई पर, बच्चे पर और पानी भी प्याले पर। आगे पीछे कर सकते, पहले प्याले पे दम कर लें या पहले बच्चे पे कर लें या पहले सुई पे कर लें, जिस तरह का चाहें। फिर जो सुई का वो मोटा हिस्सा ना जिसमें धागा डाला जाता है, वो यहाँ से बच्चे के हल्के से टच करते हुए उतारते हुए और प्याले के अंदर सुई डाल दें। फिर दोबारा दूसरी सुई उठाई और दोबारा 1 मरतबा दुरूद ताज पढ़ा, दुरूद ताज पढ़ के वही सुई पे दम किया, पानी पे दम किया, बच्चे पे दम किया और सुई उतारते हुए डाल दी प्याले में। इस तरह 7 सुइयों का अमल करना है। फिर सुई पानी में से निकाल के साफ करके रख लें और पानी ठंडा कर दें, यानी पौधों में, क्यारी में, छत वगैरह पे डाल दें, नाली में ना बहाएं, तो दुरूद पाक पड़ा गया है। ठीक है हज़रत, ये 7 दिन का अमल है, 7 दिन पूरा करना ज़रूरी है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में पीलिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन 7 मुकम्मल करें। 7 मुकम्मल करने, ये बड़े के भी कर सकते हैं, बच्चों को भी कर सकते हैं। अच्छा, और मुफ्ती साहब ये कोई ख़ास वक्त है कि इशा के बाद, फजर किसी के भी बाद? वक्त, हाँ चाहिए, अच्छा सवाल किया आपने। कम से कम 2 टाइम करें, सुबह और शाम, सुबह और शाम। वरना उसमें सुबह की कोई कैद नहीं, सुबह 10 बजे कर ले, 12 बजे कर ले, दोपहर को 1 बजे कर ले, फिर रात को कर ले। 2 टाइम ये अमल करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जड़ से पीलिया ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा, वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो पे खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, फ़ुरक़ान साहब ने सरगोदा से सवाल किया है कि उन्होंने सवाल किया कि मैंने 8 साल पहले अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया, बिज़नेस बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा था, बहुत बेहतरीन काम हो रहा था। अचानक पिछले 3 साल से बिज़नेस खटाई में पड़ चुका है। अभी भी मेहनत करता हूँ, बहुत सारे 28 लोग इनके पास एम्प्लॉयड हैं जो कि सैलरी पर हैं, लेकिन बिज़नेस उस तरह से दोबारा अपनी जड़ नहीं पकड़ा जैसे पहले। तबाही की तरफ, मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। देखिए, वजीफ़ा ग़ालिबन पूछ रहे हैं ना, तो ये देखिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि इंसान जिन बुलंदियों पर था, बुलंदियों से गिरना शुरू हो जाता है। देखिए, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नज़र बद भी लग जाती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है अपनी गलतियाँ भी होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना गलतियाँ हैं, ना नज़र बद है, ना जादू है, ना जिन्नात है, लेकिन फिर भी डाउनफॉल हो रहा है। फिर भी नज़र आ रहा है कि लोग, मतलब आप आमिलीन के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भाई कोई जादू नहीं है आपके ऊपर, तावीज़ात ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
और उल्टा बर्बाद होते चले जा रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो बाद का ऐसा होता है कि ज़ुहल मुसल्लत हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना मनहूस घड़ियाँ, इंसान नहूसत के अंदर आ जाता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुसल्लम बुज़ुर्ग हैं तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जो नहूसतें होती हैं ना, ये 3 शख्सों पर मुसल्लत नहीं होती, यानी 3 लोगों पर ये ज़ुहल मुसल्लत नहीं होगा। कौन कौन? एक तो है हज़रत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, ये कभी भी मनहूस मामलात में अल्लाह इनको बचाएगा। दूसरे औलिया कामिलीन, जैसे सहाबा हैं, अहले बैत हैं, गौस पाक हैं, दाता साहब हैं, बाबा फरीद हैं, ये जो अल्लाह के प्यारे महबूबीन मकबूलीन हैं। और तीसरा कौन है? फरमाया तीसरा वो शख्स जो दुरूद तुनज्जिना पढ़ता हो। दुरूद तुनज्जिना, दुरूद तुनज्जिना मशहूर है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, किताबों में पंचसूरा वगैरह में सब में होता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जिना, बहुत लंबा दुरूद पाक है। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो देखिए जाहिर सी बात है तनज़्ज़ुल भी धीरे धीरे हुई है, तो तरक्की उससे ज़्यादा धीरे धीरे होगी। ठीक है। पहले तो ये ज़हन ये बना लें, एक बात। दूसरी बात ये कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद तुनज्जिना पढ़ना शुरू कर दें। धीरे धीरे देखेंगे इंशाअल्लाह कि किसी भी वजह से, हत्ता कि नज़र बद की वजह से अगर ये इनको डाउन हुए होंगे, ये तो कारोबार तबाह हुआ होगा, धीरे धीरे इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा तरक्की चाहिए तो 24 घंटे में 111 मरतबा तकरीबन मैंने पढ़ के देखा, 111 मरतबा 55 मिनट लगते हैं जी। मैं कोई भी वजीफा बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ पहले मैं खुद पढ़ के देखूँ कि कितनी देर लगती है। हाँ। कितनी देर लगती और है। मोहनी मुफ्ती साहब, आप तो माशाल्लाह आपकी जो एक पढ़ने की जो माशाल्लाह स्पीड है वो भी है, फिर आपको तलफ़ुज़ भी सारा सही पता है। अगर कोई इतना ज़्यादा कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा हो, क्योंकि पढ़ना सबको चाहिए, नहीं पढ़ा तो वो फिर हिज्जे कर करके पढ़ते हैं, उनको तो वो फिर आहिस्ते से पढ़ते पढ़ते रूटीन आ जाती है। रवा हो जाए। लेकिन अगर कोई चाहता ना कि जल्दी मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँ, दोबारा जल्दी पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, जैसे से 28 अफराद है, 28 अफराद नहीं, वो 28 खानदान है। बिल्कुल एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो वो 28 खानदान उनके साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह का हमारी दुआएं इनके साथ हैं। जुम्मे का मुबारक दिन, अल्लाह तबारक व तआला इनको बरकत अता फरमाए। बिल्कुल, आमीन। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी एक सुहेल साहब ने पूछा है, नमाज जनाजा में जो सुहेल साहब है लाहौर से, जिन्होंने पूछा है नमाज जनाजा में जो दुआ पढ़ी जाती है, अगर वो किसी शख्स को ना आती हो तो क्या वो नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकता? देखिए, नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। जैसे नमाज है ना, 5 वक्त की नमाज है, रोज़ा है, ये फ़र्ज़ ऐन है। जैसे मुझ पर फ़र्ज़ है, ऐसे आप पे फ़र्ज़ है, ऐसे उन पर किसी और पर, नाज़रीन पर फ़र्ज़ है। नमाज जनाजा ऐसा नहीं, पूरे महल्ले में से किसी एक ने भी अदा कर लिया तो नमाज जनाजा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आनी चाहिए, बिल्कुल दुआएं आनी चाहिए। अगर नमाज जनाजा की जो दुआ होती है, जो नमाज जनाजा में पढ़ी जाती है, वाले मर्द औरत की या बच्चों की या बच्ची की, देखो दुनिया में हम कितनी कुछ चीज़ें सीखते हैं, दुनिया के जहाँ का हिसाब किताब सीखते हैं, गाने सीख लेते हैं, और चले गाने तो हर एक से नहीं सीखता है, लेकिन ये होता है कि जो है ना, क्या नाम है, आप दुनिया में कामयाब होने के लिए हैं बड़े बड़े सवाल, मैथ्स के सवाल, केमिस्ट्री सीखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूले सीख लेते हैं। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, लेकिन दीन भी हमारा हिस्सा है ना, हमें आखिरत में कामयाब करना है उसमें 100%। तो हमें कम से कम अच्छा भी। दूसरा ये जैसे मोबाइल होते हैं ना, मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, ये अपडेट होते हैं मोबाइल, इसके एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, दीन अपडेट नहीं होगा भाई। दीन 1400 साल से ज़्यादा हो गया, जो दीन चला आ रहा है, वो जो दुआएं हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो वाजिबात है, जो सुन्नतें हैं, वो वही रहेंगी। एक बार आपको सीखना है बस। ऐसा नहीं है कि सन 2023 में नमाज जनाजा की दुआ कुछ और है और 25 साल बाद नमाज जनाजा की दुआ तब्दील हो जाएगी, नहीं, वही रहेगी। तो इसलिए एक बार किसी आलिम दीन से टाइम लेकर आप नमाज जनाजा की कम से कम दुआ तो सीख लें कि आप नमाज जनाजा अपने अजीज़ रिश्तेदार का, वालिदैन के अल्लाह न कर इंतकाल होता है उनका, तो आप जनाजा तो पढ़ सकें, दिल को तसल्ली तो कि हमने जनाजा पढ़ लिया। लेकिन अगर किसी को नहीं आती है, चले वो सीखेगा, बात की बात है, अभी क्या करें, तो फिर नमाज जनाजा तो पढ़ सकता है, ज़ाहिर सी बात है। ना आती हो दुआ तो उसके लिए बेहतरीन तरीक़ा जो उलमा ने लिखा, फरमाया कि या तो वो जो दुआए मासूरा अहादीस में आई है वो पढ़े, अगर वो ना आती हो, जैसे अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, ये पूरी दुआ, अगर ये ना आती हो किसी को और नमाज जनाजा है, अब उसको हम ये तो नहीं कहेंगे तो जनाजा रो पहले दुआ सीख कर, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो हम उसको ये कहेंगे कि उलमा ने लिखा कि फिर वो कोई सी भी ऐसी दुआ जिसमें उमूर आखिरत का जिक्र है, जैसे हम पढ़ते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति, ये दुआ पढ़ ले उसकी जगह, जब तक इमाम खड़ा रहे यह पढ़ता रहे। अगर ये भी नहीं आती है तो 3 लफ्ज़ कुरान में उलमा ने बयान फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली
अल्लाहुम्मा फ़िर ली ये कहता रहे, ये भी किसी को कहना ना आता हो, यानी बिल्कुल बेचारा कोरा है, उसको पढ़ना ही नहीं आता है, तो वो फिर आमीन 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 कहता रहे, तो हमारा जनाजा अदा करे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और सवाल है जो कि एक बड़ा ही बहुत ही मेरे ख्याल से आज की सुबह का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये हमें भेजा है मिसेस तहनीत ने, और ये पूछती हैं कि जो लोग रिश्ता करवाने के पैसे लेते हैं उनका पैसा लेना कैसा है? बाज़ औक़ात निकाह से पहले ही रिश्ता टूट जाता है और वो लोग पैसे भी वापस नहीं करते। आप इस बारे में क्या फरमाते हैं? बाकी सवाल तो बहुत हाँ, ज़ोरदार है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मसला ये है कि ये अब तो ये कि ऑनलाइन हो गया सब ना, पहले एक बाकायदा शॉप होती थी, मैरिज ब्यूरो होते थे और वो लोग वहाँ जाते थे। अब ये सब जब से मोबाइल आया है, व्हाट्सएप आया, तो ये हाँ मतलब फ़ोन पर हो गया। तो और वो लोग भी जो मतलब इसको साइड बिजनेस के तौर पर लोग करते हैं। तो देखिए फ़ी नफ्सी ही मतलब रिश्ता करवाना तो जायज़ है, ठीक है, पैसे लेना भी जायज़ है उनके, लेकिन यहाँ मैं इससे पहले कि हम ये शरई मसला बयान करें, क्योंकि ये शरई मसला है ना, तो मैं जितने रिश्ता करवाने वाले हैं, करवाने वालियाँ हैं, इनसे हाथ जोड़ कर अर्ज़ करूँगा, बड़ी पुरानी कहावत है, आपने भी सुना होगा। वो कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए सामने वाले का बकरा ज़िबा करवा देना, कि वो अपने कमीशन के चक्कर में बातों का गलत जगह फंसवा देते हैं। बिल्कुल सही उसको झूठ बयान करेंगे कि ये लड़का बहुत अच्छा, ऐसे केसेस मेरे पास आए, मेरे पास भी है, मुझसे सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, दुबई में जॉब है और यूं है और वो है, पता लगा बाद में नशा करता है वो, या वो गलत फील्ड के अंदर है, या वो किसी बुरी आदत में मुब्तला है, या काम चोर है। इस तरह वो झूठ बोल के रिश्ता तो करते हो, ये चंद टकों के लिए अपने आखिरत को दाव पे ना डालें। बच्ची के बताइए, बच्चे के उसका पूरा ख़ानदान, शादी दो बच्चों की नहीं होती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि निकाह अगरचे बच्चों का होता है, शादी बच्चों की होती है, लेकिन निभाते उसको बड़े हैं। तो लिहाजा ये जितने रिश्ता कराने वाले हैं, कराने वालियाँ हैं, ये बिल्कुल दियानतदारी के साथ अगर रिश्ता करवा रहे हैं, तो पहली बात तो ये देखिए हमारे यहाँ आम तौर पर ऐसा होता है कि निकाह की गारंटी कोई भी नहीं लेता है। रिश्ता कराने वाले सिर्फ रिश्ते पार्टी को मिलवा देते हैं कि भाई ये लड़के वाले हैं और ये लड़के वाले हैं, अब आप इस्तिखारा निकलवा लें, आपस में मिल लें, मामला देख लें, जांच पड़ताल कर लें। हमारे एतबार से हम इनको जानते हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। और बाद में कुछ भी वो कोई जिम्मेदारी तो नहीं लेता? नहीं, वो जिम्मेदारी लेता नहीं लेता। देखिए शरई मसला क्या है कि उन्होंने कहा, बहुत अहम तरीन सवाल किया कि रिश्ता टूट जाता और पैसे वापस नहीं करते, तो आया वो पैसे वापस किए जाएंगे या नहीं। देखिए मैं यही सूरत हाल बयान कर रहा हूँ कि रिश्ता हो गया, उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और उन्होंने अपना कमीशन, जो पैसे जो भी बनते हैं उनके जायज़, वो ले लिए उन्होंने, ठीक है। अब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब शरीयत की तरफ से कोई तकाजा नहीं है कि वो, या तो यह बात तय हुई है कि जब तक निकाह नहीं होगा आप जिम्मेदार हैं, हालांकि ऐसा तय नहीं होता है। रिश्ता कराने के पाबंद होते हैं और वो काम करा देते हैं, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर वो रिश्ता टूट जाता है तो फिर वो निकाह से पहले रिश्ता टूट जाता है, तो इसमें वो पाबंद नहीं है, गुनाहगार नहीं है, उनका पैसे लेना बहरहाल जायज़ है, जायज़ कोई मज़ायक़ा नहीं है। सही है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मुफ्ती साहब के लिए जो आप लोग सवाल भेजते हैं, इससे बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन वो सवाल भेज नहीं पाते, बिज़ी होते हैं और किसी ना किसी तरह ये राब्ता हमारा उनसे नहीं हो पाता, लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो एड्रेस हो जाती हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप सबसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है आप सबकी फेवरेट डॉक्टर बिल्किस ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, वक्त फिर से रिवर्स में चला गया। आपको पता है 6 बजे सुबह होती है और एग्जैक्ट 6 बजे मगरिब हो जाती है। बिल्कुल 12 घंटे में हम लोग आजकल डिवाइड हो चुके हैं। और डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि एक ज़ाती सवाल है, जो कि अभी पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब हमारे शो पे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर रात की नींद मुकम्मल नहीं होती, कुछ लोग होते हैं जो कि रात भर एयर होस्टेसेस हैं, जो रात भर फ्लाइट्स पे हों, या कोई लोग कॉल सेंटर में काम कर रहे होते हैं, कहते हैं रात की नींद अगर मुकम्मल नहीं हो तो उसकी कॉम्पनसेशन में आप डे में सो जाएं तो उसका सेम इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। क्या ये बात सही है? आपकी साइंस क्या कहती है? मेरी पैथी, मेरा नज़रिया कहता है नहीं। नहीं है।
देखिए आपके अंदर आपके हार्मोन्स के टाइमिंग वगैरह सब सन और मून के साथ हैं। तो हम जैसे अगर मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वो इस चीज़ को डिनाई करता है। रात की नींद जो है वो रात की नींद है। सूरज के साथ सोना फिर आपको नुकसान देता है। नुकसानदेह होता है। बिल्कुल, देखिए नेचर हम लोग नेचुरोपैथ हैं ना, हम तो नेचर से सीखते हैं कि चरिंद परिंद हर कोई जैसे ही सूरज की किरण ज़मीन पे पड़ती है वो सब जागते हैं और जैसे ही मगरिब होने लगती है सब चले जाते हैं अपने अपने घरों में। ये हमें नेचर ने सिखाया। बेहतरीन। तो फिर आप जो देखें आपके हार्मोन्स के रिलीज़ होने का टाइम होता है, सारी चीज़ें होती हैं वो इस तरह होती है। तो रात की नींद रात की है। जब आप रात को सोते हैं तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है ऑटोमेटिकली खुदकार सिस्टम से। तो मेरे तो स्कूल ऑफ थॉट ये कहते कि हैं रात को सोना चाहिए। रात की नींद और दिन की नींद को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मजबूरी एक अलग चीज़ है। डॉक्टर बिल्किस, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात का खाना लाइट रखना चाहिए। मतलब एक जो एक कहने की बात है ना कि भाई रात को लाइट खाएं। अब वो बिल्कुल लाइट खाएं। लेकिन डॉक्टर बिल्किस एक तो समझ में नहीं आता कि लाइट क्या है। अच्छा मैं बताती हूँ। कि लाइट खाना क्या है। मैं बताती हूँ। लाइट खाने का मतलब है जो जल्दी हजम हो जाए, ठीक है। आसान है, उसको कहते हैं लाइट खाना, जो आपके मैदे पे बोझ ना बने। अगेन वही नेचुरोपैथी, क्योंकि रात को आपके जो ख़ुद का अल्लाह गफूर रहीम ने हमारी जो बॉडी बनाई है उसमें ऐसा होता है कि जो हमारे हिस्से गले सड़े होते हैं, जब हम सोते हैं तो वो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है, हमारे ऑर्गन्स क्लियर हो रहे होते हैं। उस वक्त अगर हमारा दिमाग उन चीज़ों पे ना लग के अगर आपने मुरगन ग़ज़ाएँ खाई है उसी को हज़म करने में लगेगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी आपकी बॉडी को रिपेयर करना। नींद में आपकी बॉडी रिपेयर होती है, आपके जो चीज़ें जिनमें ख़राबी हो रही होती है उसको वो सही हो रही होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, इसीलिए कहते हैं लाइट, जो जल्द हज़म हो, जिसको हज़म करने में 1 से 1.5 घंटा लगे, ना कि 8-8 घंटे लगे। जैसे हम हाई प्रोटीन खाएंगे तो गोश्त जो है वो चाहे आप बकरे का खाएं, चाहे आप गाय का खाएं, चाहे आप मुर्गी का खाएं, 3 घंटे से लेके ऑनवर्ड 8 घंटे तक वो हज़म होता है। तो आपकी नींद ही 8 घंटे की होती है। अगर आपने बीफ खाया है तो जो बॉडी तो डाइजेशन में लग जाएगी। जी, तो वो आपकी बॉडी का हिस्सा बनने के लिए, ब्लड का हिस्सा बनने के लिए इतना उसको टाइम लगेगा। इसीलिए नेचुरोपैथी में कहते हैं कि सुबह जो है आप बादशाहों की तरह खाएं, दोपहर को वजीरों की तरह, रात को फ़कीरों की तरह। बिल्कुल सही बात है, ये बात मैं मानता हूँ। डॉक्टर बिल्किस, तो रात को क्या फिर दाल चावल खा लें, वो इजी है क्या, वो बेहतर है? जी जी, दाल चावल खा लें, मतलब लो प्रोटीन, उबली हुई सब्जियां जैसे जी लोग जी खाते बिल्कुल, हैं, सैलेड खाते हैं। सैलेड, सब्जियां जो जल्दी, खिचड़ी, पुराने ज़मानों में खिचड़ी वगैरह बना के डॉक्टर खाते बिल्किस, जो थे। लोग बहुत ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनको अगर कोई रिप्लेसमेंट देना चाहे तो हम क्या दे सकते हैं? देखिए, प्रोटीन, हाई प्रोटीन का तो ये गोश्त का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। जैसे फिर सोया बीन्स होते हैं या दालें होती हैं, वही है कि लो प्रोटीन उसमें होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ना आप गोश्त का कोई इस तरह करके बोले कि आप ये खा लो या ये टैबलेट खा लो तो इसमें सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, बस ये आपको इधर से मुतमईन करने की चीज़ और है। आप सही वक्त पे भी खाएं, सही टाइम पे खाएं। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस के लिए कॉलर है, उनसे बात करते हैं। समीना फ्रॉम कराची। जी, अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। मैडम आप कैसी हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं। मैडम मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों को ना आजकल एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। ये मतलब वो वाली रेड आइज वाली बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आंखों में ना वो चुभन सी और अजीब से वो आंखों से पानी शानी जा रहा है कराची में ना, तो उसकी वजह से आंखें भी उसमें से पानी वगैरह जा रहा होता है। तो वो ड्रॉप वगैरह डाल रहे होते हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं, वो डाल रहे होते हैं, जबकि दूसरे शहरों में ये एलर्जी नहीं होती। जब हम जाते हैं ना, जैसे ही कराची में आते हैं तो ये एलर्जी माशाल्लाह से शुरू हो जाती है। तो फिर वो हमें कहते हैं कि हम क्या करें। दूसरा मैंने एक सवाल पूछा था कि मैडम ये जो बांस का मुरब्बा बेहतर होता है हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, कि वो जो बांस का कुछ मिलता है वो बना के बॉईल करके बच्चों को देना, या इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो जो कि बच्चे खा सकें? देखिए, बांस का मुरब्बा सही है। वो बांस का मुरब्बा का मतलब होता है बांस की जड़ का मुरब्बा।
अगर बांस जैसे आप कह रही हैं तो चाइनीज़ बांस बहुत खाते हैं, क्या आपको उनकी हाइट अच्छी लगती है? नहीं ना, वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं। बांस की जड़ का जो मुरब्बा होता है ना, वो हाइट के लिए अच्छा होता है। और आपकी बच्चों को जो आई एलर्जी है ना, जैसे कराची में आते हैं उनको आई एलर्जी हो जाती है, जैसे उनकी आंखें रेड हो जाती हैं और उनमें से पानी आता है, इचिंग होती होगी, तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देती हूँ, आप वो कीजिएगा। और मैडम जी। आपके ना पास कोई ऐसी है स्किन, कोई ऐसी चीज कि जो मैं यूज करूं तो आपकी तरह स्किन हो जाए, कोई अच्छा सा वो आपके पास वो आप जिसको स्किन सर्जन कहती हैं, क्या वो किधर से मैं मंगवा लूं? कोई है ऐसा, मतलब कोई ऑयल वगैरह या जी जी, ऐसे? अच्छा अगर आप मंगाना चाहें तो नेचुरलाइज सिबकटोन कहते हैं कि क्या? अभी जी, मैंने एक सिबकटोन। लिया तो है वो 1000 का वो लिया है, और के रिहा वो गुलाब का वो ये एक उसको क्या बोलते हैं, गुलाब के वो जो होता है उसका ऑयल है कोई, उससे स्किन तो अच्छी हुई है, रोज़ ऑयल। लेकिन वो तो मैंने माल से लिया है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं। आपके पास है मैडम? जी जी, मेरे पास सिबकथॉर्न ऑयल है, रोज़ ऑयल भी है। रोज़ एसेंशियल ऑयल होता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मैं आपको रोज़ ऑयल बनाने का बहुत आसान सा तरीका बता दूंगी, आप वो कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा ये कि अगर नेचुरलाइज की कोई भी चीज़ चाहिए तो नेचुरलाइज बाय डॉक्टर बिल्किस के आप वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, आपने सौंफ, गुलमुंडी, मिश्री, सौंफ, गुलमुंडी, मिश्री, ये सब के लिए जिनकी आईसाइट में इचिंग, जैसे हर वक्त बच्चे जो खुजाते रहते हैं और सुबह से ऐसा लगता है जैसे कीचड़ सा आ गया है, और आँखों में जो है ना हर वक्त एलर्जी रहती है, हर कोई कर सकता है। जब इन तीनों को पीस के पाउडर बना के रख लेंगे, उसमें से ½ टीस्पून जो है आप इसको उबाल कर भी दे सकते हैं 1 कप में, आप इसमें शहद मिलाकर भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार देना है। ये आई की किसी भी किस्म की एलर्जी के लिए बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीना कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर बिल्किस, आप कही थी आप ऑयल बनाने का तरीका बता रही हैं। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। रोज़ ऑयल बनाने का तरीका ऐसा है कि आपने एक ग्लास की बहुत बड़ी सी बॉटल लेनी है, और जैसे झाड़ू का जो तिनका होता है ना, उस तरह का कोई आप स्टिक ले लें, और उसमें ना पेटल्स को पिरो दें आप सबको, उसमें बिल्कुल पिरो के या धागे से उसको बिल्कुल पिरो के, और उसको बीच में ऐसे करके ना सेंटर में रख के ऊपर से टाई अप कर दे रोल की मदद से, इनकी रोप की मदद से। जो आपने पेटल्स डालें, बॉटल बिल्कुल खाली होनी चाहिए, बीच में आपने वो पेटल्स डाले हुए, उसके बाद उसको आप 2 दिन धूप में रख दें। आप इसमें जितना भी एसेंशियल ऑयल होगा ना, वो सब उसमें आ जाएगा, उस बॉटल में आ जाएगा। 2 दिन के बाद अगर आपने मिसाल के तौर पे ½ kg का आपने किया ना, तो उसमें आपको 2 से 3 टेबल स्पून बहुत अरोमा के साथ आपको ऑयल मिलेगा, जो इसका वॉलेटाइल एसेंशियल ऑयल की तरह होगा। उसको आप निकालें, किसी भी बॉटल में डालें, स्प्रे करें, बेहतरीन ऑयल आपको मिल जाएगा। डॉक्टर बिल्किस कितना निकलेगा वो? कम निकलता है, लेकिन अगर 2-3 लड़ियां आप डाल दें तो फिर तो ज्यादा हो सकता है। नहीं, अगर बॉटल बड़ी है तो सिर्फ अगर बड़ा जार ले लें, हाँ शीशे का बिल्कुल, जार बिल्कुल अगर ऐसा है तो आप कर सकते हैं। सेंटर में रखें, चारों तरफ जो है ना, अगर आप शीशे का जार रख के आप ये करते हैं, आप मोतिया का भी बना सकते हैं, चंबेली का भी बना सकते हैं, किसी भी उसका आप जो है ना, आपको चूल्हे पे जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑयल जो है ना वो उड़ जाता है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, सिर्फ 2 दिन आप धूप दें, वो जो सन की हीट पड़ेगी ना, सारा उसमें जितना ऑयल होगा वो सब टपक के उसी बोतल में आ जाएगा, और आप उसको जमा कर लें। बेस्टेस्ट तरीका है, मैं इससे जैसे ना मोतिया और चंबेली का ऑयल बहुत अच्छा घर में बनाती हूँ। अच्छा, अपने यूज़ के लिए आप बना सकते हैं, कमर्शियल यूज़ के लिए फिजिबल नहीं है, लेकिन अपने लिए अच्छा है। क्वांटिटी ज़्यादा कैसे करें? आप ज़्यादा बॉटल्स ले लें, ज़्यादा बॉटल्स ले लें, मगर एक बोतल में आपने ठुस के नहीं भरना, उसको चारों तरफ से उसको हीट मिलना चाहिए। ज़्यादा 2-3 तो लगा सकते हैं अगर बड़ा जार है तो। हाँ, 2-3 तो बड़ा 4 जार भी लगा सकते हैं, मतलब कि 4-4 इंच की जगह खाली होनी चाहिए ना बॉटल में। अगर आप, और कैप जो होता है उसमें आप होल करके फिर उससे आप रोप जो है ना बाहर निकाल लें, फिर उसको आटे से बिल्कुल आटे की लई से बंद कर दे के वो उड़ ना सके, एवोपरेट ना हो सके। फिर आप ये करके देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन ऑयल, और ये ऐसा ऑयल है परफ्यूम की तरह, ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई परफ्यूम लगाया, ऐसा आप ऑयल हासिल कर लेंगे। ज़बरदस्त।
ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ यहाँ हैं, मौजूद हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर बिल्किस से कोई मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, अभी आज हम किस रेमेडी के बारे में बात करें? जी, आज मैं ये बता रही हूँ कि मौसम जैसे ही बदलता है तो बुज़ुर्ग बच्चे इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। हर घर से एक आवाज़ आ रही होती है, तो बच्चों को बुखार हो जाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, खू खू की आवाज़ें हर घर से आना शुरू होती है। तो आपका किचन डॉक्टर है बड़ी इलायची, बेहतरीन है। अगर ड्राई कॉफ़ हो या उस कॉफ़ में यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हो और लग रहा है कि सीना जकड़ा हुआ है, तो परेशान नहीं हो। डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने किचन डॉक्टर से आपने लेना है बड़ी इलायची। अब इन बड़ी इलायची को आपने क्या करना है, 8-10 दाने ले लें और तवे पर रख के इसको बिल्कुल पहले कूट लें, फिर तवे पे रख कर जला लें। जलाने के बाद इसको सिलबट्टे पे बिल्कुल पाउडर बना लें। जब आप पाउडर बना लेंगे तो इसमें फिर आप शहद इतना डाल के इसको मिक्स करें कि ये माजून की तरह बन जाए। 6 महीने से बड़े बच्चों को शहादत की उंगली से चटा दें। अच्छा, 2 साल के बड़े बच्चे एक से दो दफ़ा आप चटा सकते हैं। 2 साल से बड़े बच्चों को आप दिन में 3 से 4 दफ़ा शहादत की उंगली से चटा दें। बड़ों को रात सोने से पहले 1/4 चम्मच, बुज़ुर्गों को जो खांसी होती है, 1/4 चम्मच शहद के साथ देकर नीम गर्म पानी के साथ, उसके बाद उनको पानी मत दें। आप यकीन करें, मेरा बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा है, इससे जो है ना खांसी ख़त्म हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनको पेट का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो आप इसमें सौंफ भी मिला सकते हैं या हल्दी भी मिला सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि आप ये 2 चीज़ें करके आप 1-2 दिन देख लीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से खांसी जो है ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपने क्या करना है, आपने लेना है, देखिए सब कहते हैं नींबू से गला ख़राब होता है, लेकिन नींबू को अगर आप गर्म पानी में डाल के पिएंगे ना तो हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है। ये ज़रूर दिया करें बच्चों को भी, बड़ों को भी, जिनको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार रहता है। तो आप और रेनी नोज़ रहती है, जैसे नाक बहती रहती है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है कि आप लेमन जो है ना गर्म पानी में डालकर 1-1, 2-2 चम्मच, चाहें तो उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें, ये बच्चों को देना शुरू करें। तो उससे इंशाल्लाह जो है ना उनको फ़र्क आएगा और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो बदलते मौसम के साथ होते हैं उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह अभी आप बता रही हैं कि हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, बच्चे खटास को फ़ौरन से गर्म पानी, इसीलिए कहा गरम पानी में, और नीम गरम ही पिलाना है। अच्छा, चाय की तरह, जैसे जी जी जैसे जी चाय जी की तरह जी पीते जी हैं, जी लेमन टी हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही 1-1, 2-2 चम्मच पिला दें आप, अच्छा तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। फरजाना फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी, हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस हैं। फरजाना, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर से बात करनी है कि मेरे ना जिस्म की दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, सुबह से बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा मुश्किल से काम वास्ते दिल नहीं करता, ये पर दाने और छाने जा रहे हैं, साफ नहीं हो रही है, क्रीमा काफ़ी लगाई है, जिसमें इनके दर्द रहता है, सुबह सुबह कोई काम नहीं कर पाता। अच्छा देखिए, अगर सुबह आपके जिस्म में दर्द होता है ना, तो आप अपना एक यूरिक एसिड भी चेक कराएं, कैल्शियम चेक कराएं, विटामिन D3 चेक कराएं। ये ज़रूर ये मतलब कि पता चले कि आपका, कुछ लोग होते हैं जैसे सुबह उठते हैं उनको लगता है थकावट का एहसास होता है, लगता है कि जैसे रात भर वो सही सोए नहीं, वो यूरिक एसिड की वजह हो सकती है। तो उसके लिए सफ़ेद ज़ीरा बेहतरीन है। सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच रात को भिगो दिया करें, सुबह 1 कप पानी में, सुबह हल्का सा गर्म करें, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, हम ड्राई जोन में जा रहे हैं, तो उसको हल्का गर्म करके वो पी लिया करें। अच्छा, और 2 चीज़ें आपने और करनी है, आपने लेना है 15 कड़ी पत्ते, दोपहर खाने से आधा घंटा पहले चबा के खाएं। 15 कड़ी पत्ते रात को खाने से आधा घंटा पहले चबा कर खाएं। रात सोने से पहले अदरक का कहवा ज़रूर पिएं। और अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर नींबू बहुत अच्छा है कि आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें। यूरिक एसिड में लोग क्या करते हैं, गोश्त खाना छोड़ देते हैं, मगर मीठा नहीं छोड़ते। आपको मीठा और खजूरें भी छोड़ना पड़ेगा, उससे इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और डॉक्टर साहब मीठा भी छोड़ देते हैं? बिल्कुल,
अच्छा, लोग सिर्फ मीट अवॉइड करना शुरू। मीट देखें, जब आपका प्यूरिन बढ़ता है ना, यूरिक एसिड आपकी बॉडी में जब प्यूरिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से होता है। उसका रीज़न जो होता है ना वो शुगर है, और हम शुगर अवॉइड नहीं करते, हाई प्रोटीन डाइट अवॉइड कर रहे होते हैं। तो आपको शुगर भी अवॉइड करना है, इसी वजह से किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। तो अगर आप शुगर अवॉइड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं तो हर पैथी में आप यूरिक एसिड की थ्रू आउट द लाइफ दवाइयाँ खाते रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, देखिए रमज़ान में क्या होता है, रमज़ान में बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, रमज़ान शुरू हुआ है ना तो हमारी बॉडी एक्स एंड पेन बढ़ गए, क्योंकि रमज़ान में हम खजूरों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो भी एक रीज़न होता है, तो उससे को भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, रमज़ान की आपने इतनी अच्छी बात की है। रमज़ान के अंदर जो मकसद होता है वो रोज़ा रखना होता है, खाना नहीं होता। हम लोग उल्टा कर देते हैं, हम लोग ना रोज़ा भी रख लेते और उसके बाद जब खाते तो डबल ट्रिपल खाना शुरू हो जाता है। जब क्या होता है कि रोज़मर्रा की जो डाइट है उसमें आप रोज़े को शामिल कर लें। देखिए हमारा मज़हब इतना ब्लेस्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारे इनाम भी है, सवाब भी है। दूसरे लोग फाका कशी करते हैं, क्योंकि वो देखें ना, अब सब लोग को ये पता चल गया है कि आपने अपनी बॉडी को रेस्ट देना है 12-12 घंटे या 17-17 घंटे Intermittent आप, fasting करते यस, वो हमारी उसको देख के ही किया हुआ है ना, शुरू किया हुआ है कि उसके जो है ना रिजल्ट मिले। हम क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। हमारी बॉडी को रेस्ट देने के बाद हम क्या करते हैं कि फ़ौरन सारे ग्रुप्स, ऐसा लगता है इतना हौका होता है कि अगर हम ये शरबत का ये अगर ग्लास नहीं पियेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो जो असल मकसद है उसको हम खो देते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए भूख प्यास आपको सिखाता है कि अगर आपका बहन भाई पड़ोसी या कोई भी जो भूखा प्यासा है उसको कैसा महसूस होता है, हम वो महसूस नहीं करते। हमारे लिए ईद जो है ना वो नए कपड़ों की होती है, या हमारा दस्तरखान बहुत ज़्यादा, हम जितना बड़ा दस्तरखान बिछाएंगे वो हम समझते हैं कि हमने कमाल कर दिया, जो नहीं करना चाहिए। मतलब कि आप 11 महीने के बाद जो आपको माह रमज़ान मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आपकी बॉडी के जहरीले फाजत मादे निकलें और आप दूसरों का एहसास करें। ये 2 चीज़ें कर लें तो क्या ही बात हो, सेहत भी अच्छी है और सेहत भी अच्छी हो और आपकी रूह को भी ग़िज़ा मिल सुकून जाए। मिलती है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर बिल्किस, एक खातून है जिन्होंने इस्लामाबाद से हमें मैसेज किया है कि उम्र उनकी 40 प्लस है और उनकी जो बात का सेंट्रल आइडिया वो यही कि उनके चेहरे पे ओपन पोर्स हैं जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। अच्छा देखिए, ओपन पोर्स तो हर इंसान के होते हैं, इसलिए कि हम जिंदा हैं। पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी सर्दियाँ आ रही है तो डर्मा रोलर और हाइलुरोनिक एसिड कोई भी अच्छी कंपनी का लेके जब डर्मा रोलर कर लेना तो फिर आप उसको टैपिंग करें तो आप देखेंगे आपके पोर्स जो है ना मिनिमाइज हो जाएंगे। अब ये है तरीका। दूसरा, आप जो है ना विटामिन सी लें ताकि आपका कोलेजन जो है ना जो कोलेजन को ग़िज़ा मिले, तो देखेंगे इस तरह इंशाल्लाह आपके इनलार्ज पोर्स जो हैं वो सही हो जाएंगे। डॉक्टर बिल्किस, जिस तरह भी आप बताई थी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अगर आप आधा लीमू, जिस तरह मिनरल वाटर की छोटी बॉटल्स आती हैं, उनमें अगर आप आधा लीमू निचोड़ लें या पूरा लीमू निचोड़ के रोज एक थ्रू आउट द डे पिए, बहुत अच्छी बात है। थ्रू आउट द डे पिए, बिल्कुल पी सकते हैं। वन गो में भी पी लेते हैं, वन गो में पी लें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, रोज भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन के 2 नींबू निचोड़ के आप आधे कप पानी में रख लें, विथ मील्स खाएं, ठीक है, और उसमें चंद कतरे सिर्फ आप सिरका डाल दें, चंद कतरे, बहुत ज़्यादा नहीं। लीमू में ही जी, लीमू ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, 2 से 3 या 4 ड्रॉप्स। आप देखें आपका वो जो ग़िज़ा आपने खाई है वो जल्दी हज़म होगा, अच्छा ब्लड बनाएगा और डिटॉक्स ग़िज़ा आप खाएंगे। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो आपकी बॉडी से निकालने में यही नींबू और सिरका आपकी मदद करेगा। आप लोग क्या करते हैं, नींबू सिरका सुबह खाली पेट पीते हैं और अपना जो मैदा है ना उसकी एक लेयर आती है, जो मैदे की लेयर है उसको डैमेज कर देते हैं। ये भी ना करें। अच्छा। विथ मील्स लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और असाबी कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर इस तरह करके आप इस्तेमाल करेंगे तो। नाश्ते के बाद खा लें, विथ मील्स अच्छा, नाश्ते, दो खानों के साथ आपने आधा कप पानी में 2 लीमू निचोड़े, ठीक है, चंद कतरे लेमन डालें। जब आप खाना खा रहे हैं ना तो सिप आप उसको पीते उसके मशरूब साथ की तरह पीते रहे। उसके साथ इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखिए वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है,
तो आप यही चीज़ जो सिरके के चंद कतरे हैं वो अपने सालन में भी डाल सकते हैं। सालन रोटी से खाया जाता है, सालन पिया नहीं जाता। तो इस चीज़ को आप समझें। बिल्कुल सही बात है। तभी नबी में भी इस बात जी, का जी, जिक्र है, बिल्कुल। डॉक्टर बिल्किस, ये हुमैरा ने पूछा है, मेरे चेहरे पे वाइट धब्बे बन रहे हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट बता दें। इनकी उम्र है 57। क्या हुआ है? 57 ईयर्स है हुमैरा। इन्होंने मुल्तान से मैसेज किया, मेरे चेहरे पे सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट बता दें। देखिए, अब सफ़ेद धब्बे जो है वो कैल्शियम की कमी से हैं या यूवी रेजेस की वजह से हैं या अल्लाह ना करे बर्स तो नहीं हो रहा। ये 3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको देखना पड़ेगा। अगर यूवी रेजेस की वजह से तो आपको बहुत बेहतरीन सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। और फंगस भी हो सकता है कि किसी भी किस्म का फंगस हो सकता है जो हाई प्रोटीन के ज़्यादा इस्तेमाल करने से या प्योर वेजिटेरियन बनने से, एतदाल ना रखने की वजह से भी होता है। तो ऐसे लोगों को पसीना आता है और सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो अब सबके लिए मैं बता देती हूँ, आपने क्या करना है, प्योर जैसे हल्दी जो है ना, अपने घर में ही हल्दी की गांठें लाकर उसको पहले थोड़ा सा गर्म करें, फिर कूट लें, फिर उसको शहद में मिला लें और रात सोने से पहले इफेक्टेड एरिया पे लगा लें और सुबह चेहरा साफ़ कर लें सादे पानी से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो किसी वजह से भी होगा तो क्योर होने में आपकी मदद होगी। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ है जैसे डॉक्टर बिल्किस अभी कह रही थी कि आपके वाइट धब्बे की वजह क्या है। हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसके ऊपर अगर आप अपना कोई सवाल भेज रहे हैं तो आप तस्वीर भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हम डॉक्टर साहब को वो तस्वीर दिखा के आपका इलाज आप तक पहुंचा सकें, आपको उसकी रेमेडी बता सकें। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस मुजम्मिल, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मुजम्मिल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल डॉक्टर बिल्किस से ये है कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है और मेरे चेहरे पर स्कार्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसका कुछ हल बता दें, क्या हो सकता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे बाल कर्लिंग में भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कर्ली बाल हैं आपके? जी जी। अच्छा, आपको देखिए कर्ली बालों के लिए ना मैं एक मास्क बनाना बता देती हूँ, आप वो लगाएं, उससे बहुत मैनेजेबल हो जाएंगे। आपने लेना है 3 चम्मच जो है ना, आपने लेना है सरसों का तेल, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच देसी घी। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, सॉरी टू कट यू, और मिसेस मुजम्मिल बहुत माजरत कि आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक। आपको पता है ब्रेक जब आ रहा होता है तो हम किसी की भी नहीं सुन सकते ना आप ना हम बराबर एक ही किश्ती में सवार हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ये कॉल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं और हमारे साथ हमारी कॉलर है मिसेस मुजम्मिल, जिन्होंने डॉक्टर बिल्किस से ब्रेक पे जाने से पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की थी। जी, मैंने कहा था 3 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच देसी घी, 2 अंडे की जर्दी, इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप हफ्ते में एक बार जो आपके बाल कर्ल बाल है ना, आपने सर की जड़ों से लेके सिरों तक अच्छी तरह लगाना है। लगाने के बाद आपने जो है ना स्टीम दे देना है। हॉट टॉवल बांध ले, गर्म टॉवल जो है। उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद आप ऐसा करेंगे, 2 लेमन या सिरका 1 टीस्पून पानी में पहले डाल के, नीम गर्म पानी में, क्योंकि आप ग्रीस हो गया होगा उसको निकालें बालों से। उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लें, तो आपके कर्ल जो है ना वो बड़े खूबसूरत अच्छे हो जाएंगे। और बाल अगर कर्ली बाल मैनेज नहीं होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये मास्क आप हफ्ते में 1 बार लगाया करें। दूसरा, आपका जो ऑयल आता है उसको कंट्रोल करने के लिए खीरे का जूस निकाल कर जो है ना स्प्रे बॉटल में डालकर रख लीजिए, ये ख़राब ना हो। इसमें अगर आपने 50 ml बनाया खीरे का जूस निकाला है तो उसमें आप 2 से 3 पतरे सिरका, प्योर सिरका जो है वो डाल दीजिए, एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए और उसको शेक करके रख दीजिए फ्रिज में। उसको जो है ये वाला आई वाला एरिया से बचाते हुए पूरे चेहरे पे लगाइए और दिन में 2 बार लगाइए। ऑयल भी कंट्रोल होगा, एक्नी और पिंपल पर भी फ़र्क पड़ेगा और इंशाल्लाह आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। अच्छा,
ये अहमर साहब ने डॉक्टर बिल्किस साहब से सवाल पूछा है। इनकी उम्र है 35 साल। कह रहे हैं कि मुझे चेहरे पे एक एलोपेशिया जो बालचर जिसे जी, कहते जी, हैं, बाल एलोपेशिया चेहरे के ऊपर हो गया है और तकरीबन 1 साल से है। उसके ऊपर हल्के हल्के बाल आ जाते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे गायब नहीं हो रहा। शेव में से बहुत वाज़ेह नज़र आता है। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये 4 चीज़ें हैं, इसको अवॉइड करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपका एलोपेशिया है वहाँ थोड़ी सी जैसे कॉटन का कपड़ा लेकर ना उसको ऐसे थोड़ा सा उसको जैसे रगड़ें, उसके बाद लहसुन का पानी वहाँ लगा के टैप कर लें। अगर आप ये लगा चुके तो भी जिस तरह मैंने बताया वैसे ही लगाएं और ये 7 दिन तक लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसी लहसुन के पानी में आँखों का सुरमा होता है वो मिक्स करके लगाना शुरू करें। अल्लाह के हुक्म से बाल आ जाएंगे। और जो आपका बाल खोरा जहाँ हुआ है ना, वहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई मोटा बाल है, सारे बाल पतले होंगे, एक कहते हैं कि बीमार बाल होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, उसको आप निकाल दें तो आपके बाल जल्दी आ जाएंगे। ये टोटका है, इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे, करके देखिएगा। अच्छा, मोटा बाल निकाल देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर बिल्किस, ये लेकिन टोटका है, क्या करें? एक डेढ़ साल तक भी एलोपेशिया लोगों को रहता है? एलोपेशिया थ्रू आउट द लाइफ रह सकता है। कहीं पे हो गया तो बस रह गया। इम्यून डिसऑर्डर है ना, अगर रह गया, वो बढ़ नहीं रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन जैसे आप बहुत सारे लोग होते हैं एलोपेशिया होता है, नाई के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं बीमार बाल निकाल रहा हूँ, तो वो कहते हैं एक बाल वो तोड़ लेते हैं उसके बाद बाल आ जाते हैं। तो वो जो बीमार, डॉक्टर बिल्किस के उसको प्लग करना होता है, शेव? बिल्कुल प्लग करना होता है। अच्छा, खींचना होता है। खींच के प्लग करना होता है। वो उन तमाम बारीक बालों में एक मोटा सा बाल होगा और थोड़ा सा कर्ल वाला होगा, उसको आप खींच ले अगर है तो, और देखें अल्लाह का कमाल, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से बाल आ जाएंगे दोबारा। और डॉक्टर बिल्किस, लेकिन अगर ये जो एलोपेशिया है इसकी कोर रीजन सिर्फ स्ट्रेस है? आपकी इम्यूनिटी है, जो आपके अपने प्रोटीन सेल आपके बाल खा रहा होता है। आपका इम्यून, आपके डिफेंस मैकेनिज्म में ख़राबी आ जाती है जो आप ही पर हमला कर रहे होते हैं। वो हमला बहुत सारे तरीक़े से होता है, जैसे गाउट हो जाता है लोगों को, जैसे बहुत सारे लोग जो है वो गंदम नहीं खा सकते, बहुत सारे लोगों को एलोपेशिया हो जाता है, बहुत सारे लोगों को जो है ना बर्स की बीमारी हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। डॉक्टर बिल्किस, इस तरह के लोगों को डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? इस तरह के लोगों को B12 अच्छा करना चाहिए, विटामिन D3 अच्छा करना चाहिए, विटामिन E अच्छा करना चाहिए, और अवॉइड क्या करना चाहिए, टमाटर, बैंगन, आलू और चीनी। अच्छा, मैं जब कहती हूँ आप चीनी नहीं खाएं तो वो गुड़ खाना शुरू कर देते, गुड़ मना करते तो वो शहद खाना शुरू कर देते। तो अब मैं कहती हूँ चीनी, शक्कर, गुड़, स्टीविया और शहद नहीं खाना। कुछ मिठास ना खाएं। हमें क्या पता आप जो ले रहे हैं उसमें क्या है। हाँ, देखिए, चीनी को ब्राउन रंग करके शक्कर बना देते हैं, ठीक है। गुड़ भी तो मीठा ही है ना। तो डॉक्टर साहब, अगर मीठे की क्रेविंग हो तो फिर क्या फल खा सकते हैं? खजूर 1-2 खा लीजिए। खजूर 1-2 खा। अभी उसमें तो मिलावट नहीं हुई ना, उसको तो इंजेक्शन नहीं लगे। बिल्कुल, वो तो नेचुरल एक चीज़ वो है। नेचुरल है, बिल्कुल सही। नेचुरल चीज़ों से नहीं होगा। मसला ये है कि हमें नहीं पता हम जो चीज़ ले रहे हैं वो बना कैसे। अगर गुड़ में सोडा डाल देते तो वो फिर तो गुड़ नहीं बना ना, वो तो आपने चीनी को जमा करके उससे पानी ख़त्म कर लिया है। और ऐसे लोग बेचारे साल डाइटिंग करते रहते हैं, गुड़ की चाय पीते रहते हैं और ऐसे ही उनमें मोटापा रहता है। क्योंकि कभी कभी आपको वो डिसऑर्डर भी होता है ना, जिस तरह गंदम का आप कह रही हैं, जी। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, उन्हें पता ही नहीं होता जी और वो खाते रहते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह हमसे एक और सवाल पूछा है आरफा ने, मेरे पाँव की फिंगर्स के बीच में फंगस ब्लिस्टर्स टाइप हो गए हैं जिनमें खारिश रहती है, कोई मेडिसिन बता दें। सबसे पहले आपने जो ना सर्फ, किसी भी किस्म का मतलब डिटर्जेंट आपने यूज़ नहीं करना, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। और साबुन भी नहीं इस्तेमाल करना। और मेहंदी के ताज़ा पत्ते लाकर उसका अर्क निकाल कर वो लगाना शुरू कर दें। सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक है और आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। और ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ पानी भी अवॉइड करो, क्योंकि हमारे घर में जो पानी आ रहा होता है उस पर बहुत सारे मिनरल्स और वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड वाटर की वजह से भी होता है। तो ये अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा। डॉक्टर बिल्किस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ, और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बिल्किस की तरह के शानदार लोगों को आप तक हम लेकर आएँ, ताकि आपकी उनसे एक मुलाकात हो, रसाई हो, और अगर कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो उसका हल आपको मिल सके। मंडे को इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीकेंड है, वीकेंड को बहुत अच्छा मनाइए अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जिस तरह आज अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर बिल्किस से हम रमज़ान शरीफ की बात कर रहे थे, रमज़ानों में जो हमारी एक स्पिरिट होती है लोगों तक चीज़ें पहुंचाने की, उनकी मदद करने की, ये हमें पूरा साल भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा वीकेंड गुजारें, हैव अ ग्रेट टाइम। मंडे को फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।